जब मैंने इस एनिमे को पहली बार देखा था तब मुझे लगा था कि इस एनिमे की स्टोरी काफी ज्यादा बोरिंग है, पर बाद में मुझे पता चला कि मैं गलत था। जैसे जैसे इस एनिमे की स्टोरी प्रोग्रेस होती गई मुझे रियलाइज हुआ कि इस एनिमे की स्टोरी काफी कमाल की है। तुम लोग भी इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि तुम भी इतनी कमाल की स्टोरी को मिस न करो। इस स्टोरी में हम लोग को कर्ट नाम के बंदे से मिलवाया जाता है जो कि हीरोज की पार्टी के अंदर था, पर एक दिन उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है ये बोलकर कि वो काफी ज्यादा यूजलेस है। अपनी पार्टी से निकलने के बाद कर्ट काफी सारे लोगों से मिलता है और उन लोगों को वो अपनी स्किल्स दिखाता है। कर्ट की स्किल्स को देखकर सभी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि कॉम्बैट स्किल्स को छोड़ के कर्ट के पास बाकी जितने भी स्किल हैं वो SSS रैंक की हैं, जैसे कि कुकिंग, फार्मिंग, माइनिंग। पर इसके बारे में कर्ट को ही नहीं पता है कि वो कितना ज्यादा कमाल का है। स्टोरी में आगे बढ़ने के बाद क्या कर्ट को अपनी पावर्स के बारे में पता चलेगा या फिर नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर लगता है कि हम लोग को स्टोरी को एंड तक देखना पड़ेगा जिससे कि हम सभी लोग एक साथ पता लगा पाए। तो चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आगे कर्ट के एडवेंचर में क्या क्या होने वाला है। पर उससे पहले मैं ये देख पा रहा हूँ कि काफी सारे लोग जो वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले यारो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना क्योंकि इस चैनल के ऊपर तुम लोग को इसी तरीके की एनिमे की कमाल की स्टोरीज देखने को मिलती है। तो भाई सब्सक्राइब करने में क्या ही जा रहा है, सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हम लोग को एक अंधेरी रात दिखाई जाती है जहाँ पर हम लोग को एक फेनरिर के बारे में बताया जाता है जो कि एक S रैंक का मोस्टर होता है। एक फेनरिर जो कि एक S रैंक का मोस्टर है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अकेले ही मिलकर पूरी एक सिटी को तबाह कर सकता है। कहानी में अब आगे बताया जाता है कि एक विलेज के ऊपर फेनरिर ने ही हमला कर दिया है जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। सभी लोगों ने अपने सभी पैसों को बचाने के बाद एक एडवेंचरिंग पार्टी को हायर किया है जिनका नाम फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग है। उन्होंने इस पार्टी को इस उम्मीद में हायर किया कि वो लोग इस फेनरिर को हराकर उन सभी लोग की जानों को बचा लेंगे। हम लोग इस पार्टी के 3 मेंबर्स को देखते हैं, साथ में हम लोग कर्ट को भी देखते हैं जो कि पीछे छुपा हुआ था, पर तभी अचानक से कर्ट के ऊपर ही वो फेनरिर हमला कर देता है जिसके कारण से कर्ट काफी ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। इसके बाद हम लोग को अब उस पार्टी के मेंबर से मिलवाया जाता है। एक लड़की का नाम होता है बंदना। बंदना अब अपनी स्किल्स का यूज करके उस फेनरिर को काफी ज्यादा कस के जकड़ लेती है, पर वो फेनरिर कुछ ज्यादा ताकतवर होता है। वो बंदना की रस्सी को पकड़कर उसे काफी जोर से खींचता है जिसकी वजह से वो जाकर एक दीवार पर भिड़ जाती है जिसके कारण वो काफी घायल हो जाती है। पर बंदना की जो साथी होती है वो एक हीलर होती है। वो अपनी पावर को यूज करके बंदना को ठीक कर देती है और अब बंदना भी जल्दी से उठकर उस फेनरिर को फिर से पकड़ लेती है और अब इसी मौके का फायदा उठाकर इस पार्टी का जो लीडर होता है वो अपनी तलवार के ऊपर आग लगा देता है और अब वो अपनी इसी पावर को यूज करके उस फेनरिर के ऊपर हमला करके उसे तबाह कर देता है। ये देखकर कर्ट भी काफी शौक होता है। इसके बाद हमें वो अपनी पार्टी के मेंबर से इंट्रोड्यूस करता है। वो सबसे पहले बंदना के बारे में बताता है। वो बताता है कि बंदना एक स्विफ्ट रेंजर है और वो जो हीलर है उसका नाम मार्लेफिस है, पर वो एक प्रीस्टेस है। और अब इस पार्टी के लीडर से मिलवाया जाता है जिसका नाम होता है गोलनोवा जो कि एक वॉरियर है। वहीं पर ये सब देखने के बाद कर्ट बता रहा होता है कि मैं तो काफी पावरलेस हूँ जो कि हीरोज की पार्टी के अंदर है। हमारी पार्टी का काम दुनिया को बचाना है। इसके बाद अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। गोलनोवा अब कर्ट से कहने लगता है कि इस विलेज में जितना भी खाना है वो काफी बेकार है, इससे तुम मेरे लिए खाना बनाओ। तो कर्ट भी मान जाता है और वो खाना बनाने लगता है। ये देखकर बंदना भी अब कहने लगती है कि आज कर्ट आखिरी बार खाना बनाने वाला है हमारे लिए। इस बात को कर्ट भी सुन लेता है और वो पूछता है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। तो गोलनोवा उसे बताता है कि तुम्हें समझ नहीं आया क्या, हम तुम्हें पार्टी से निकाल रहे हैं। तो कर्ट अब शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी। तो गोलनोवा कहता है कि तुमने कुछ किया ही नहीं है, बल्कि तुम कुछ करते नहीं हो, तुम काफी यूजलेस हो, तुम तो स्लाइम्स को भी नहीं हरा सकते हो। इसके बाद वो प्रीस्टेस भी अब कर्ट से कहने लगती है कि एक पार्टी के अंदर सिर्फ 4 ही लोग हो सकते हैं और अगर हमें और भी ज्यादा ताकतवर बनना है तो हम लोग को एक हाई रैंक के मेज को हायर करना होगा अपनी पार्टी के अंदर। पर तुम्हारे रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए हम तुम्हें पार्टी से निकाल रहे हैं। ये सुनकर कर्ट शौक होता है और अब वो गोलनोवा से कहते हैं कि प्लीज मुझे पार्टी में रहने दो। जो सुनकर गोलनोवा गुस्से में आ जाता है और वो उसे काफी जोर से लात मार देता है। इस वजह से कर्ट अब काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अब वो अपनी अकेले ही जर्नी पर निकल जाता है। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर मेन जो स्टोरी है वो शुरू होती है। पर अगर तुम लोगों को यहाँ तक स्टोरी पसंद आई है तो जरूर से लाइक करके मुझे बता देना। तो चलो फिर अब कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। हम लोग को अब कर्ट को दिखाया जाता है जो कि अब टाउन में आ जाता है कुछ काम ढूंढने के लिए क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। काम ढूंढने के लिए वो एक वर्क स्टेशन पर आ जाता है जहाँ की रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और अब वो उसे कहती है कि क्या तुम काम ढूंढने के लिए आए हो। तो कर्ट उसे बताता है हाँ। जो सुनकर अब वो लड़की कहती है कि सबसे पहले हमें तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट लेना होगा और तुम्हारा इंटरव्यू भी लेना होगा। तो कर्ट भी मान जाता है जिसके बाद अब उसका इंटरव्यू शुरू हो जाता है जहाँ पर वो लड़की अब सबसे पहली बार उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम और तुम्हारी उम्र क्या है। तो कर्ट बताता है कि वो 15 साल का है और उसका नाम कर्ट रोकहेंस है और वो हेस्ट विलेज से आया है जो कि शीन माउंटेन्स के अंदर है। इस विलेज
जिसके बारे में रिसेप्शनिस्ट ने कभी भी नहीं सुना है। वो अब उससे कहती है कि आखिरकार तुमने अब तक कौन कौन से काम किए हैं। तो कर्ट काफी नर्वस होकर उसे बताता है कि मैं फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग पार्टी के अंदर काम किया करता था। जो सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम उसी पार्टी के बारे में बात कर रहे हो जो कि हाल फिलहाल में ही डबल एस रैंक की हुई है। तो कर्ट कहते हैं हाँ, पर उन लोगों ने मुझे पार्टी से निकाल दिया। जिस पर वो लड़की कहती है कि उदास मत हो, जरूर तुम्हें कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। चलो तुम्हारा अब एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि एप्टीट्यूड ऐसे टैलेंट होते हैं जो कि तुम्हें भगवान के द्वारा दिए जाते हैं। शायद तुम्हारे भी एप्टीट्यूड के बारे में जानने के बाद हमें तुम्हारे टैलेंट के बारे में पता चल जाए। तो कर्ट भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो हम लोग को बताता है कि एप्टीट्यूड्स की रेटिंग की शुरुआत जी रैंक से होती है। जी रैंक का मतलब है कि तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है और जो रेटिंग है वो जी रैंक से टोटल ट्रिपल एस रैंक की तरफ जाती है। ट्रिपल एस जो रैंक होती है वो काफी हाईएस्ट होती है। हम लोग को एप्टीट्यूड्स अलग अलग स्किल्स के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर किसी के पास स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर डी रैंक है तो वो तलवार से पत्थर नहीं तोड़ पाएगा, पर अगर किसी के पास स्पोर्ट्समैन स्किल में ए रैंक की स्किल है तो वो उस पत्थर को काफी इजीली तोड़ पाएगा। इसके बाद अब कर्ट का भी टेस्ट होता है और अब पता चलता है कि कॉम्बैट की सभी स्किल्स के अंदर कर्ट के सभी रैंक जी हैं, यानी कि कॉम्बैट एबिलिटी के अंदर उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। जो जानने के बाद कर्ट काफी डिप्रेस हो जाता है। तो वो लड़की अब उसे कहने लगती है कि चिंता मत करो, तुम कोई ना और कोई काम तो कर ही पाओगे, जैसे कि तुम ब्लैक स्मिथ काम कर पाओगे या फिर अल्केमी का काम, पर हम तुम्हारी इन स्किल्स को टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा टेक्नीशियन आज आया नहीं है, तो तुम्हें एक हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। तो कर्ट कहता है कि वेट तो मैं कर लूंगा, पर सच बताऊं तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। जिस पर लड़की कहती है कि अगर ऐसी बात है तो देखो साइड में एक सैंड बैग पड़ा है, क्या तुम उसे उठाकर देख सकते हो। तो कर्ट भी कहते ठीक है। और अब वो जैसे उस बैग को उठाने की कोशिश करता है, कर्ट को फील होता है कि वो बैग उसका माना थोड़ा बहुत खींच लेते हैं। कर्ट अब उन सैंड बैग्स को उठाने की कोशिश करता है। वो उन्हें थोड़ा सा ही उठा पाता है, पर वो काफी ज्यादा हैवी होते हैं, इस वजह से वो उन्हें ज्यादा नहीं उठा पाता है। जो देखकर वो लड़की अब उससे कहने लगती है कि चलो तुम थोड़े बहुत तो ताकतवर हो तो शायद से तुम कंस्ट्रक्शन का काम कर पाओगे। दरअसल एक टाउन के अंदर कुछ वर्कर्स की जरूरत है जिससे कि सिटी की वॉल्स रिपेयर की जा सके, क्या तुम वहाँ पर काम करना चाहोगे। तो कर्ट कहते हैं हाँ। जिस पर लड़की कहती है ठीक है, तो मैं तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन लेटर तैयार कर देती हूँ। ये सुनकर कर्ट काफी खुश होता है कि फाइनली उसे कुछ काम तो मिला। इसके बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाता है जहाँ पर उसका बॉस कर्ट को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कर्ट कुछ ज्यादा बॉडी बिल्डर तो नहीं लग रहा था, तो उसे शक हो रहा होता है कि क्या ये भारी सामान को उठा पाएगा या फिर नहीं। वो कर्ट से अब कहता है कि चलो मेरे पास ज्यादा लोग नहीं है तो तुम्हें से काम चलाना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान से सुनो, तुम्हें सबसे पहले सीमेंट बनाना है, उसके बाद उसे तुम्हें वॉल पर लगाना है। मैं 3 घंटे में तुम्हें चेक करने के लिए आऊंगा। कोशिश करना कि तुम आधे बैरल तक तो काम कर ही दो। तुम्हारी परफॉर्मेंस को देख कर मैं तुम्हारी सैलरी दूंगा। अगर तुम बिल्कुल भी लेजी रहोगे तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगा। ऐसा बोलकर वो बॉस अब वहाँ से चला जाता है। वहीं पर कर्ट भी सोचता है कि वो काफी अच्छे से काम करेगा। अगले सीन में बॉस अब जैसे 3 घंटे बाद वापस आता है, वो ये देखकर काफी शौक हो जाता है कि कर्ट ने तो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा काम खत्म कर दिया है। कर्ट अब उसे कहने लगता है कि माफ करना, सीमेंट खत्म हो गया था तो मैं इतना ही काम कर पाया। वहीं पर वो बॉस मन ही मन में कहने लगता है कि इस लड़के ने तो पूरी आधी वॉल को ही कवर कर दिया है, वो भी 3 घंटे में, ऐसे कैसे हो सकता है। वो अब कर्ट से कहता है कि आखिर तुमने वॉल के ऊपर वाले हिस्से में सीमेंट कैसे लगाया, तुम आखिर ऊपर चढ़े कैसे। तो कर्ट बताता है कि मैंने सीमेंट ऊपर फेंक दिया था और उसके बाद मैंने इस रोलर का यूज करके सीमेंट को अच्छे से रोल करके लगा दिया। ये सुनकर बॉस फिर से काफी शौक हो जाता है क्योंकि ऐसा करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सही है। वो अब उसे कहता है कि लड़के तुम और कितना ज्यादा काम कर सकते हो यहाँ पर। तो कर्ट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं 1 हफ्ते तक यहाँ पर काम करूँ। तो बॉस कहते हैं ठीक है, पर आज के लिए तुम्हारा इतना ही काम बहुत है। ऐसा बोलने के बाद वो कर्ट को पैसे दे देता है और कहता है कि अभी के लिए मैं तुम्हें इतना ही दे सकता हूँ, बाकी के तुम्हारे पैसे मैं तुम्हारे वर्क स्टेशन पर भिजवा दूंगा। कर्ट अब शौक हो जाता है और कहता है कि तो काफी ज्यादा पैसे हैं। कर्ट को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि उसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा कमाल की थी। कर्ट अब कहने लगता है कि मैं आगे अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि कर्ट ने काफी ज्यादा जल्दी में ही पूरी वॉल को क्लियर कर दिया है, वो भी सीमेंट से। कर्ट ने वेस्ट और नॉर्थ वॉल को दोनों को ही रिपेयर कर दिया है, वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर ही, जो देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अब बॉस भी कर्ट से कहने लगता है कि अब तुम्हें कल से आने की जरूरत ही नहीं है। ये वॉल का काम उन गरीब लोगों को मिलना चाहिए था जिन्हें पैसों की जरूरत है, पर तुमने ही सारा काम पूरा कर दिया तो उन लोगों को पैसे ही नहीं मिल पाए हैं। तुमने काफी जल्दी काम कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम्हारी ये काम करने वाली स्किल ट्रिपल एस रैंक की है, लो तुम्हारा पैसा ले लो। ऐसा बोलने के बाद द बॉस वहाँ से चला जाता है। वहीं कर्ट अब डिप्रेस हो जाता है। वो कहने लगता है कि बॉस मेरी झूठी मूठी तारीफ करके चले गए जिससे मुझे बुरा न लगे, उन्होंने तो मुझे काम से निकाल दिया। इसके बाद कर्ट अब वापस से वर्क स्टेशन पर आ जाता है जहाँ वो लड़की अब कहती है कि अब हम लोग क्या करें क्योंकि टेक्नीशियन को आने में अभी भी कुछ दिन बचे हैं। वो अब सोच रहे होते हैं कि आखिर अब कर्ट को क्या काम दिया जाए। तभी उन लोग की नजर अब एक लड़की पर जाती है जो
जो कि अब एक काउंटर पर एक जॉब के बारे में कह रही होती है, पर सामने वाली रिसेप्शनिस्ट उससे कह रही होती है कि कोई भी इन कंडीशंस पर इन जॉब को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो वो लड़की कहती है कि जरा ट्राई तो करके देखो। वहीं पर कर्ट की नजर भी अब उसी लड़की पर जाती है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये लड़की तो खूबसूरत है। ये लड़ाई देखने के बाद वो वाली रिसेप्शनिस्ट भी उठकर वहाँ पर चली जाती है और पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो दूसरी रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि ये लड़की एक माइनर को हायर करना चाह रही है, पर वो उस बंदे को सिर्फ सक्सेसफुल रिजल्ट्स पे ही पे करेगी और ये एडवांस में भी पेमेंट नहीं करेगी। जो सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट अब उस लेडी से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप कुछ इन्वेस्टर्स को रिक्रूट कर लो माइंड को डेवलप करने के लिए। तो वो लड़की अब कहने लगती है कि अगर मैंने एक हफ्ते में टैक्स पे नहीं करे तो माउंटेन को बंद कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद अब कर्ट वहाँ पर आ जाता है और वो उस लड़की से कहता है कि मैं इस जॉब को कर दूंगा। मेरे विलेज के अंदर भी मैं माइनिंग किया करता था। जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि क्या तुम श्योर हो, तुम्हें इसके पैसे भी शायद नहीं मिलेंगे। वहीं पर अब वो लड़की भी कहने लगती है कि ये तो एक छोटा बच्चा है, मैं तो एक ड्वार्फ को हायर करना चाहती थी। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ऐसी बात है तो तुम्हें 10 सिल्वर कॉइन देने होंगे। जोसन को वो लड़की कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पैसे हैं। इसके बाद वो सोचती है और अब वो कर्ट से कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है ना, तो चलो फिर मेरे पीछे आओ। तो कर्ट भी अब उसके साथ चला जाता है। इसके बाद अब दूसरी रिसेप्शनिस्ट उसी रिसेप्शनिस्ट से बताती है कि कर्ट के बैंक अकाउंट के अंदर उसी कंस्ट्रक्शन काम के पैसे आ चुके हैं। तो वो रिसेप्शनिस्ट अब जैसे देखती है कि उस काम के लिए कर्ट को 200 गोल्ड कॉइन मिले हैं, वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वो इतनी ज्यादा शौक हो जाती है कि वो पीछे जाने लगती है, पर तभी उसका पैर सैंड बैग पर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वो पूछती है कि आखिर ये सैंड बैग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो दूसरी रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि हम लोग इसी रिटर्न करने वाले हैं। वैसे ये सैंड बैग नहीं है, इनका यूज एक पर्सन के अंदर जितना माना है उसे मेजर करने के लिए किया जाता है। जितना एक बंदे के पास माना होता है, ये जो सैंड बैग है वो उतने ही ज्यादा हैवी होते जाते हैं। कोई भी नॉर्मल पीपल के अगेंस्ट ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, यानी कि नॉर्मल लोग इन्हें उठा ही नहीं पाते हैं। इन्हें एक्टिवेट करने के लिए रॉयल कोर्ट के मेज के अंदर जितना माना होता है उतना ज्यादा माना लगता है, यानी कि बहुत ज्यादा। वैसे क्या तुम इन्हें बाहर रखवा सकती हो? जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है ठीक है। इसके बाद अब वो उस सैंड बैग को उठा देती है और कहती है कि ये तो हैवी नहीं है। इसका मतलब उसे रियलाइज हो जाता है कि उसके माना काफी ज्यादा कम है, पर तभी उसे याद आता है कि कर्ट को तो ये जो सैंड बैग है वो काफी ज्यादा भारी लग रहे थे। इसका ये मतलब है कि कर्ट के पास जो माना है वो बहुत ही ज्यादा है। वो अब काफी ज्यादा शौक हो जाती है और मन में कहती है कि कर्ट आखिरकार तुम हो कौन। दूसरी तरफ हम लोग कर्ट को देखते हैं जो कि अब उस लड़की के साथ माउंटेन पर आ चुका है, पर अब वो वहाँ पर देखता है कि अब रात होने वाली है और अब वहाँ पर सिर्फ एक ही टेंट है। तो जो लड़की जिसका नाम यूलिशिया होता है वो उसे बताती है कि हम लोग एक ही टेंट में रहेंगे आज रात। ये सुनकर कर्ट शर्मा जाता है और वह कहता है कि आप जैसी एक क्यूट लड़की के साथ मैं टेंट शेयर नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद यूलिशिया काफी शर्मा जाती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे क्यूट कहा, तुम मजाक कर रहे हो ना? तो कर्ट कहते हैं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया ट्रेवल कर चुका हूँ पर आपकी जैसी खूबसूरत लड़की मैंने कहीं भी नहीं देखी। ये सुनने के बाद यूलिशिया और भी ज्यादा शर्मा जाती है और वो उसे कहती है चुप हो जाओ, जब से मैं 10 साल की थी तभी से मैं एडवेंचर कर रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं क्यूट हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो कर्ट को खाना खाने के लिए दे देती है, जो देखकर कर्ट काफी खुश हो जाता है। वो कहता है कि काफी लंबा समय हो गया है किसी ने मेरे लिए कुक नहीं किया था, इसलिए मुझे काफी खुशी है कि आपने मुझे अपने द्वारा कुक किया हुआ खाना दिया। इसके बाद वो लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर कर्ट याद करता है कि उसकी पिछली पार्टी के अंदर उसके जो पार्टी मेंबर्स थे वो उसके साथ खाना नहीं खाते थे। उससे ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है, भले ये खाना कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं था। अगले समय वो लोग अब एक ही टेंट में सो जाते हैं, पर कर्ट को सोने में थोड़ी बहुत शर्म आ रही होती है। इसके बाद वो जैसे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि यूलिशिया तो बिना कपड़ों के सो रही थी, जो देखकर वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। इस वजह से उसे नींद नहीं आती है, इसलिए वो चुपचाप से टेंट से निकल कर चला जाता है। वही हमें पता चलता है कि असलियत में तो यूलिशिया जागी हुई थी, वो तो बस कर्ट का टेस्ट ले रही थी। वो ये टेस्ट कर रही थी कि क्या कर्ट बुरा पर्सन है, यानी कि मौके का फायदा उठाकर क्या वो उसके साथ बुरी चीजें करेगा। पर कर्ट ने ऐसा नहीं किया। ये देखकर वो कहती है कि कर्ट तो अच्छा पर्सन है। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूलिशिया देखती है कि कर्ट तो बाहर ही सो गया था। तभी वो नोटिस करती है कि उसके कपड़ों के ऊपर एक बटन टूट गया था, पर अब वो फिक्स हो चुका है। ये देखकर कर्ट भी उठ जाता है और अब उसे बताता है कि उसी ने उसके कपड़ों का बटन ठीक किया है। ये सुन के यूलिशिया शॉक हो जाती है और वो मन में सोचती है कि कर्ट जैसा टैलेंटेड पर्सन गलत जगह पर है। वो अब उसे कहती है कि जब रेडी हो जाओ तब चलेंगे, ये हफ्ता खत्म होने से पहले हमें 10 गोल्ड कॉइन अर्न करने होंगे। तो कर्ट कहते ठीक है, वैसे क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग खोदना कहाँ से शुरू करेंगे? तो यूलिशिया कहती है कि हाँ, हम लोग आसपास में ही खुदाई करना शुरू कर लेंगे। तो कर्ट कहते हैं कि लेकिन रैंडम जगह पर डिग करने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, एक काम करो मुझे मौका दो, मैं थोड़ा सा मुआयना करके आता हूँ जगह का, जरा मेरे साथ आओ। तो यूलिशिया भी अब उसके साथ जाती है। इसके बाद कर्ट जमीन में से एक पत्थर को बाहर निकाल देता है और अब वो कहता है कि हमें यही चाहिए था। इसके बाद कर्ट हथौड़ा मार के उस पत्थर को खोल देता है। ये देखकर यूलिशिया काफी शौक हो जाती है, क्योंकि उस पत्थर के अंदर से एक क्रिस्टल बाहर निकल जाता है, जो कि दरअसल में एक जेमस्टोन था। इसकी कीमत 3 गोल्ड कॉइन के बराबर की होगी। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि कर्ट और भी ज्यादा माइनिंग
करता है और एक एक करके वो काफी ज्यादा जेमस्टोन्स को ढूंढ निकालता है। ये देखकर तो यूलिशिया भी काफी इंप्रेस हो जाती है। वो अब कर्ट से कहती है कि अगला स्टेप इन्हें बेचना है हमें, है ना? तो कर्ट कहते नहीं, वैसे भी ज्यादातर का साइज स्मॉल है तो इनकी ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी, इसलिए हमें पहले इन्हें मैजिक क्रिस्टल्स में बदलना होगा। जो सुनकर यूलिशिया कहती है कि मेरे हिसाब से तो 10 से भी कम क्राफ्टमैन है जो कि इन्हें मैजिक क्रिस्टल में बदल सकते हैं। पर तभी अचानक से वो देखती है कि कर्ट अपनी माना का यूज करके उन्हें अब मैजिक क्रिस्टल में बदल देता है। ये देख के यूलिशिया शॉक हो जाती है और कहती है कि मैंने तो सुना था इनमें मैजिक क्रिस्टल में बदलने में 1 घंटा लगता है, पर तुमने तो इन्हें काफी जल्द कर दिया। वहीं कर्ट शॉक हो जाता है और कहता है कि लेकिन मेरे पास माना नहीं है तो मैंने ज्यादा देर तक नहीं कर सकता हूँ। कर्ट मन में कहने लगता है कि इसका मतलब जो असली अच्छे वाले क्राफ्टमैन होते हैं उन्हें 1 घंटा लगता है, पर मैं तो लगता है काफी बड़ा नूब हूँ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि यूलिशिया अब जा रही होती है। वहीं कर्ट उसे कहता है कि मैं यहीं पर रुककर कुछ काम करना चाहता हूँ। तो यूलिशिया कहती है ठीक है, मैं भी इन मैजिक क्रिस्टल्स को बेचने के बाद कल सुबह आ जाऊंगी। तो कर्ट कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो उसे गुड बाय करने लगता है। वहीं पर यूलिशिया भी अब सोचने लगती है कि कर्ट तो कितना ज्यादा क्यूट है। अगले सीन में यूलिशिया अब जा रही होती है जहाँ पर अब उसे कुछ गार्ड रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास मैजिक क्रिस्टल है, तुम इन्हें विदेश से लेकर आ रही हो ना, तुम्हारे पास इनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट तो है ना? तो यूलिशिया कहती नहीं, इन्हें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया गया है इसलिए इनके कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। जो उनका गार्ड कहते हैं कि लेकिन ऐसा कौन से एटेलियर ने किया है। वहीं यूलिशिया सोचती है कि ये तो काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके बाद वो अब अपना एक बैज दिखाती है जिसे देखकर गार्ड कहता है कि तुम तो एक एडवेंचरर हो जो कि रॉयल फैमिली के अंडर काम करता है, माफ करना आपसे इतने क्वेश्चन पूछने के लिए। तो यूलिशिया कहती है कोई बात नहीं, अब मुझे जरा टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करने दो, मुझे रॉयल कैपिटल में जाना है। इसके बाद यूलिशिया अब वहाँ से जाने लगती है। वहीं वो मन में कहने लगती है कि अगर मैं इन लोगों को बताऊंगी कि आखिरकार मुझे ये मैजिक क्रिस्टल्स कैसे मिले तो ये लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। अगले सीन में यूलिशिया अब एक लड़की की दुकान पर आती है बिजनेस करने के लिए, यानी कि इन क्रिस्टल्स को बेचने के लिए। और अब उसे सिर्फ एक ही क्रिस्टल दिखाती है और कहती है कि जरा इन्हें खरीद लो। उसे देखकर वो लड़की कहती है कि इनका ग्लो तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस पर यूलिशिया कहती है कि इसका मतलब इनकी ज्यादा कीमत नहीं है, क्या इसके मुझे 10 सिल्वर कॉइन मिल जाएंगे? पर तभी वो लड़की अब चेक करती है और अब वो कहती है कि मैं इस क्रिस्टल को 10 गोल्ड कॉइन में खरीद लूंगी। ये सुनकर यूलिशिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है 10 गोल्ड कॉइन, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो वो लड़की उसे बताती है कि इस मैजिक क्रिस्टल के अंदर 10 गुना ज्यादा माना इम्ब्यून्ड है जितना नॉर्मली होता है। ये ज्यादा ग्लो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि इन्हें इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि इनके अंदर का माना लीक ना हो। जो सुनकर यूलिशिया कहती है कि मेरे पास तो ये और भी ज्यादा है, यानी कि मेरे पास 49 और हैं। तो वो लड़की अब सारे मैजिक क्रिस्टल्स को खरीद लेती है और अब वो बदले में यूलिशिया को 500 गोल्ड कॉइन दे देती है। पर अब वो यूलिशिया को वार्निंग देती है। वो यूलिशिया से कहती है कि इन मैजिक क्रिस्टल्स को मेरी दुकान के अलावा और किसी भी दुकान पर मत बेचना, क्योंकि मुझे लगता कि बाकी की किसी भी दुकानों को इन क्रिस्टल्स की प्रॉपर वैल्यू पता होगी और हमारा किंगडम भी इन मैजिक क्रिस्टल्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये काफी ज्यादा नॉर्मल लगते हैं। और दूसरी चीज ये है कि मुझे ये बताओ कि आखिर इन मैजिक क्रिस्टल्स को किसने बनाया है? जिस पर यूलिशिया कहती है कि माफ करना, मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकती हूँ। जिस पर लड़की कहती है कि लेकिन बता दो, अगर कोई पर्सन है जो कि इतना ताकतवर है कि वो मैजिक क्रिस्टल्स बना सकता है तो ऐसे पर्सन को तो किंगडम के लिए डायरेक्टली काम करना चाहिए, या फिर ये नहीं कहना कि तुम उसको यूज करना चाहती हो अपने खुद के फायदे के लिए। तो यूलिशिया कहती नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं पहले उस बंदे की परमिशन लेना चाहती हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। तो वो लड़की कहती है कि लेकिन मुझे उस बंदे के बारे में बताओ क्योंकि ये एक ऑर्डर है, तो मैं मेरी बात माननी होगी क्योंकि आखिरकार मैं एक रॉयल कोर्ट मेज हूँ, मेरा स्टेटस एक ऑनरी काउंट के बराबर का है। तो यूलिशिया कहती है कि लेकिन अब मैं रॉयल फैमिली के अंदर डायरेक्टली सर्व नहीं करती हूँ, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को ओबे ना करूँ तो भी। तो वो लड़की कहती है ठीक है, तो फिर एक दोस्त होने के नाते ही बता दो। वैसे कोशिश करना कि तुम उस बंदे को किसी और नेशन के अंदर मत जाने देना और उस बंदे को ये बताना कि हम उसे रॉयल मैजिक टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब की डिक्टेटरशिप भी दे सकते हैं और उसे ऑनरी बैरोन का टाइटल भी दे सकते हैं। इसके बाद यूलिशिया वापस जाने लगती है। वो कहती है कि इस लड़की ने तो मुझे 500 गोल्ड कॉइन दिए, साथ में वो चाहती है कि कर्ट एक डायरेक्टर और ऑनरी काउंट भी बने। आखिरकार कैसे हो सकता है? इसके बारे में अब वो सब कुछ बताने के लिए उसी वर्क स्टेशन पर आ जाती है। वो दोनों ही अब कर्ट के बारे में आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। यूलिशिया अब उस रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि आखिर कर्ट कौन है? तो रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि माफ करना, हमारी ड्यूटी होती है, हम लोग हमारे क्लाइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते हैं। तो यूलिशिया अब उसे वही रॉयल बैच दिखाती है और कहती है कि मुझे कर्ट के बारे में बताओ। तो अब वो रिसेप्शनिस्ट भी मान जाती है और अब यूलिशिया को कर्ट के बारे में पता चलता है कि कर्ट फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग के अंदर हुआ करता था और उसकी कॉम्बैट्स की स्किल सभी जी रैंक की है। रिसेप्शनिस्ट अब यूलिशिया को ये बताती है कि कर्ट को एक वॉल रिपेयर करने के काम से भी निकाल दिया गया था, पर उस काम के लिए उसे 200 गोल्ड कॉइन मिले हैं। मुझे पता चला है कि कर्ट ने नॉर्दर्न और वेस्टर्न वॉल को अकेले ही रिपेयर कर दिया। जो सुनकर यूलिशिया शॉक हो जाती है और वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि जरा इन सब पैसों को कर्ट के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर देना। ये टोटल 499 गोल्ड है, ये मेरा ऑर्डर है और साथ में
मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि कर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन और किसी को भी मत बताना। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है ठीक है। अगले सीन में अब यूलिशिया जैसे वापस से माउंटेन पर पहुंचती है वो अब ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि वहाँ पर कर्ट ने तो एक छोटा सा हट बना दिया है, वो भी सिर्फ एक ही रात में। वो कहती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया? तो कर्ट कहता है कि लेकिन मेरे होम टाउन में लोग एक ही रात में कर देते थे ये काम, इसमें तो कुछ भी स्पेशल नहीं था। जो सुनकर यूलिशिया पागल हो जाती है। अगले सीन में वापस से हम लोग को अब कर्ट की पुरानी पार्टी को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रेंड से लड़ रहे होते हैं। हम अब गोलनोवा को भी देखते हैं जिसकी हालत काफी बुरी हो चुकी है, वो अपनी फायर तक प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। वो अब उस प्रीस्ट से उसे हील करने के लिए कहते हैं, जिस पर वो प्रीस्ट कहती है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें हील कर दिया है, पर मेरे अंदर वो जो नॉर्मल पावर जो मेरे अंदर हर दिन होती है वो नहीं है, पता नहीं आज क्या हो गया है। जिसके बाद वो ट्रिएंट अब गोलनोवा के ऊपर हमला कर देता है, पर वो उस अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद अब अपने पार्टी के नए मेंबर से कहता है कि क्या तुम फायर मैजिक यूज नहीं कर सकते हो? तो वो बंदा अब कहने लगता है कि तुम भी कह रहे थे कि तुम यूज कर सकते हो, अब तुम मुझ पर टाल रहे हो ये सब बातों को। इसी तरीके से वो सभी लोग अब आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं पर अब बंदना ये सुनकर अब समझ जाती है कि ये पार्टी अब खत्म होने वाली है। अगले सीन में यूलिशिया को दिखाया जाता है जो कि अब कर्ट को बताती है कि वो अब एक डायरेक्टर बन सकता है रॉयल मैजिक टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब का। कर्ट सुन के हैरान हो जाता है और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? जिस पर यूलिशिया कहती है कि जिस पर्सन के पास मैं तुम्हारे मैजिक क्रिस्टल को अप्रेस कराने के लिए लेके गई थी वो दरअसल एक रॉयल कोर्ट मेज है और उसने तुम्हें ये ऑफर दिया है। तो अब कर्ट कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो तुम्हें धोखा नहीं दे रही है? तो यूलिशिया कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर ये ऑफर असली है, क्या तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे? तो कर्ट अब थोड़ा सोचता है और कहता है कि ये ऑफर तो काफी अच्छा है, पर मैं इस ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। कर्ट अब मन में कहने लगता है कि मैं एक ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ जहाँ पर लोग मेरे नीचे काम करें, और अगर देखा जाए तो मैं अपनी पुरानी पार्टी फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में वापस भी जाना चाहता हूँ। अब यूलिशिया से कहता है कि वैसे भी मेरी जॉब अभी तुम्हारे साथ यहाँ पर है। जो सुनकर यूलिशिया काफी शर्मा जाती है। वहीं पर कर्ट अब उसे कहता है कि जो मैजिक क्रिस्टल तुम बेचने के लिए गई थी वो काफी नहीं है ना तुम्हारे टैक्सेस को पे करने के लिए? तो यूलिशिया कहती है कि नहीं, उनकी कीमत काफी ज्यादा थी, पर उनमें मैंने कोई भी मेहनत नहीं करी थी, इसलिए मैंने पेमेंट में से एक गोल्ड कॉइन निकाल लिया और बाकी के तुम्हारी पेमेंट को तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया। ये सुनकर कर्ट कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। जिस पर यूलिशिया कहती है कि ये बात छोड़ो, मैं चाहती हूँ कि तुम इसी तरीके से और को डिग करते रहो। तो कर्ट कहते हैं ठीक है, वैसे मुझे एक जगह मिली है जहाँ पर हमें काफी ज्यादा स्टोन मिल सकते हैं। जिस पर यूलिशिया कहती है कि तो काफी अच्छी बात है, वैसे क्या तुम अच्छे से सोए हो रात भर? तो कर्ट कहते हैं हाँ, मैं पूरा 6 घंटा सोया हूँ। ये सुनकर यूलिशिया अब कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचती है कि कर्ट ने तो इस घर को बनाने में भी समय लगाया होगा, और अगर ये 6 घंटा सोया है तो आखिरकार इसने इस घर को कितने घंटे में तैयार कर दिया? भाई कर्ट अब मन में कहने लगता है कि जब मैं अपनी पुरानी पार्टी में हुआ करता था तो तब तो मैं सिर्फ 4 घंटे ही सोया करता था, और मुझे सोने के लिए तभी मिलता था जब मैं बाकी के सभी काम को पूरा कर देता था। इसके बाद कर्ट अब यूलिशिया को एक जगह पर ले आता है और कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग को एक अच्छी जगह मिल जाएगी स्टोन्स ढूंढने के लिए। हमें यहीं पर डिग करना होगा, पर कोशिश करना कि 50 मीटर से नीचे डिग मत करना। तुम यहाँ पर डिग करो और मैं दूसरी जगह पर जाकर डिग करूंगा। मैं जाकर उस जगह पर खुदाई करूंगा जहाँ पर कल हम लोग को बड़ा सा क्रिस्टल मिला था। तो यूलिशिया भी कहती है ठीक है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उन लोगों को खुदाई करते करते शाम हो जाती है, जहाँ पर यूलिशिया को अब एक फाइनली एक और मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। वो अब कहती है कि उसे एक बड़ा सा टोपाज मिला है जिसकी कीमत पूरे 3 गोल्ड कॉइन है। वो कहती है कि वो कर्ट की मदद लेकर इसे एक मैजिक क्रिस्टल में बदल देगी, वो भी फ्री में। इससे अब वो टैक्स भर पाएगी जो कि उसे भरना है। वहीं पर अब वो कहती है कि चलो कर्ट को देखते हैं कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। अगर सोचा जाए कर्ट की एबिलिटीज को देखकर लगता है कि अब तक तो उसने पूरी एक माइनिंग टनल ही बना दी होगी। वो अब आगे जाती है और देखती है कि हाँ, कर्ट ने तो सही में पूरी एक टनल बना दी है। वो अब अंदर आती है और देखती है कि ये जगह तो कुछ ज्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी जगह तो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। तभी कर्ट भी वहाँ पर आ जाता है। वहीं यूलिशिया उसे कहती है कि तुम्हारी माइनिंग कैसी रही? जिस पर कर्ट कहता है कि माफ करना, इतना ज्यादा माइनिंग करने के बाद भी मुझे ये बेकार के पत्थर ही मिले हैं। कर्ट अब उन पत्थरों को एक अलग से जगह पर रख देता है और कहता है कि मैंने इन्हें काफी ज्यादा माइन किया है, पर ये ज्यादा कीमती नहीं होते हैं, इन्हें मिथ्रिल कहते हैं। जो सुनकर यूलिशिया शॉक हो जाती है और कहती है क्या मिथ्रिल? जिस पर कर्ट कहते हैं हाँ, क्या तुम मिथ्रिल के बारे में जानती हो? दरअसल मेरे विलेज के अंदर हम लोग काफी ज्यादा मिथ्रिल को हार्वेस्ट करते हैं, इसलिए हमारे लिए तो ये यूजलेस होते हैं, इसलिए हम इन्हें फेंक देते हैं। ऐसा बोलकर कर्ट वहाँ से चला जाता है। वहीं पर यूलिशिया अब पागल हो जाती है और कहती है कि क्या कर्ट को ये बात नहीं पता है कि मिथ्रिल की कीमत गोल्ड और प्लेटिनम से भी काफी ज्यादा होती है, और ये इतनी कीमती चीज को ऐसे फेंक रहा है। वो अब कर्ट को बताती है कि सिटी के अंदर इनको पाना काफी मुश्किल होता है, पूरी दुनिया में इन्हें ढूंढना काफी मुश्किल होता है। वो अब कर्ट से कहती है कि अगर तुम इन और को माइन नहीं करे थे तो आखिरकार तुम्हें कौन से और चाहिए थे? जिस पर कर्ट उसे दिखाता है और कहता है कि मुझे ये चाहिए था, इसे ओरिकलकम कहते हैं। उसे देखकर यूलिशिया फिर से शॉक हो जाती है और कहती है कि तो वही लेजेंडरी और है जिसे गॉड्स का मेटल कहते हैं, यानी कि भगवान का
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसी चीज माउंटेन के अंदर मिली है। तो कर्ट कहता है कि लेकिन जनरली तुम तो इन्हें कहीं भी माइन कर सकती हो, जिस पर यूलिशिया कहती है नहीं ऐसा सच नहीं है। तो कर्ट कहता है हाँ, तुम इन्हें ग्राउंड में 7 किलोमीटर अगर तुम खोदोगे तो तुम्हें ये काफी इजीली मिल जाएंगे। ये सुनकर यूलिशिया फिर से शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुम इतने ज्यादा कम समय में 7 किलोमीटर नीचे गए और ऊपर भी आ गए। तो कर्ट कहता है हाँ। ये सुनकर यूलिशिया फिर से शॉक हो जाती है और कहते हैं कि तो फिर शाफ्ट का क्या हुआ। जिस पर कहता है कि उसे ऐसे ही छोड़ देना डेंजरस होता है, इसलिए मैंने शाफ्ट को भर दिया। यूलिशिया ये भी देखती है कि कर्ट ने इतनी ज्यादा खुदाई कर दिया है कि उसने पूरा माउंटेन के अंदर ही रास्ता निकाल दिया है। यहाँ पर तो पूरी एक टनल ही बन चुकी है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उन लोगों ने अपनी माइनिंग अब 2 दिन में कंप्लीट कर लिया और अब वो लोग वापस से टाउन में आ जाते हैं। कर्ट अब बताता है कि वो जो टनल जो उन लोगों ने माउंटेन में बनाई है वो अब 2 टाउन को एक साथ कनेक्ट करती है। उस टनल की वजह से समाइला सिटी और टाइकोन टाउन आपस में कनेक्ट हो गए हैं और अगर कोई भी इस टनल में से जाना चाहता है तो उसे यूलिशिया को अपना मर्चेंट गिल्ड कार्ड दिखाना होगा, बदले में उन्हें मेंटेनेंस फीस भी देनी होगी और इससे जो भी वो प्रॉफिट कमाएगी इससे यूलिशिया अपने टैक्सेस को भर देगी। अगले सीन में कर्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने वर्क स्टेशन पर जा रहा होता है, पर तभी उसे वहाँ पर बंदना मिलती है। कर्ट अब उसे देखकर खुश रहता है और कहता है कि क्या तुम्हारे साथ गोलनोवा भी आया है। तो वो कहती है नहीं। वो अब कर्ट को ये बताती है कि अब वो फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग की एक पार्टी मेंबर नहीं है। जो सुनकर कर्ट कंफ्यूज आता है और कहता है कि लेकिन क्यों, जिस पर वो कहती है कि काफी कुछ हुआ है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोलनोवा रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया था, पर वहाँ का खाना उसे काफी घटिया लगता है, इसलिए वो बिना पेमेंट करे ही बाहर भाग जाता है, जिसकी वजह से गोलनोवा के पीछे अब कुछ गार्ड्स पड़ जाते हैं। वहीं पर गोलनोवा अब एक स्ट्रीट के अंदर जाता है, वहाँ पर उसे बंदना मिलती है। वो अब उसे कहती है कि तुम काफी फेमस रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे थे, काफी मुश्किल से रिजर्वेशन मिली थी और अब तुमने ये कर दिया रेस्टोरेंट के अंदर। ये सुनकर गोलनोवा उसे कहता है कि क्या हमारे पास वो खाना है जो कि कर्ट ने बनाया था। तो बंदना कहती है नहीं, तुमने उसका सारा खाना खा लिया है। जो सुनकर गोलनोवा अब बंदना से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जाओ जाकर कर्ट को लेकर आओ और उसे हमारे लिए खाना बनवाओ, अगर वो नहीं आए तो उसको हर्ट करो पर उसे लेकर आओ। तो बंदना कहती है ठीक है, पर अब वो काफी तेजी से अब उससे उसका टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल ले लेती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर हम लोग अब गार्ड्स को देखते हैं जो कि गोलनोवा को ढूंढने के लिए अब उसी स्ट्रीट्स के अंदर घुस जाते हैं। ये देखकर बंदना भी अब खुश जाती है और कहती है कि इतना ज्यादा तबाही मचाने के बाद अब गोलनोवा को अरेस्ट कर लिया जाएगा और हमारी टीम में जो प्रीस्टेस थी वो भी चर्च में किसी काम से गई है। अब फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग सही में खत्म हो चुकी है। ऐसा बोलने के बाद बंदना वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर वो ये सब कुछ याद कर रही होती है, पर ये सब के बारे में वो कर्ट को नहीं बताती है। वो कर्ट को सिर्फ यही बताती है कि उसे टीम से निकाल दिया गया। वो कहती है कि कर्ट मेरा एक सर्वेलेंस टारगेट है, मैं उसे इन सब मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ। वहीं पर कर्ट उसकी बातें सुनकर कहता है कि अगर तुम्हें भी निकाल दिया गया तो इसका मतलब मैं भी उस पार्टी के अंदर कभी वापस ही नहीं जा पाऊंगा। तो बंदना उसे कहती है कि आखिर तुम उसी पार्टी के अंदर क्यों जाना चाहती हो। जिस पर कर्ट कहता है कि क्योंकि मैं गोलनोवा को काफी चीजें वो करता हूँ और मैं उसे एडमायर भी करता हूँ। ये सुनकर बंदना उससे कहती है कि तुम वर्क स्टेशन पर काम ढूंढने के लिए जा रहे हो ना, अगर ऐसी बात है तो मैं एक पर्सन को जानती हूँ जिन्हें अपने वर्कशॉप में मदद की जरूरत है, तो क्या तुम उनकी मदद करना चाहोगे। दरअसल 15 एटेलियर मिस्टर्स हैं जिनके पास कंट्री की ऑफिशियल परमिशंस हैं। उनमें में से एक एटेलियर पर्सन थोड़ी सी दिक्कत में है, अगर तुम उनके पास जाओगे तो तुम उनकी जरूर मदद कर पाओगे। ये लो मैप लो और वहाँ पर पहुँच जाओ। तो अब कर्ट भी मान जाता है और कहते हैं ठीक है, तो फिर मैं वहाँ जाता हूँ। वेपर्स के जाने के बाद बंदना अब कहने लगती है कि अच्छी बात है, वैसे भी एक ग्रेट सेज का अप्रेंटिस होना कोई भी इजी टास्क नहीं है। वह बताती है कि उन वर्कशॉप्स को एटेलियर्स कहा जाता है जो कि फैसिलिटीज होती हैं, जो कि मेडिसिन को प्रोड्यूस करती है और उन्हें बेचती भी है। साथ में वो मैजिक सोर्स मैजिक डिवाइस को बेचती है। और एक एटेलियर का जो हेड होता है उसके पास ऑफिशियल परमिशन होती है, उसे ही एटेलियर मिस्टर कहा जाता है और उन्हें स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के, और उनके स्टेटस बिल्कुल एक विस्काउंट के बराबर के ही होते हैं। वहीं पर जब कर्ट भी अब मैप को देखकर जा रहा होता है तो वो अपने मन में कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऑफिशियल एटेलियर इसी कंट्री में होगा। इसके बाद वो एक जगह पर पहुंच जाता है और कहता है कि दिखने में तो ये एक नॉर्मल पर्सन का ही घर दिख रहा है, क्या ये सही जगह है भी या नहीं। इसके बाद कर्ट अब दरवाजा नॉक करता है और अब वहाँ से एक लड़की बाहर आती है, जिसे देखकर कर्ट अब सोचता है कि क्या यही है वो लड़की जिसे मैं ढूंढने आया हूँ। वहीं वो लड़की अब उसे कहने लगती है कि मैं एक एल्फ हूँ, क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगी। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं यहाँ पर एटेलियर मिस्टर से मिलने के लिए आया हूँ, क्या तुम वही हो। तो वो कहती है नहीं, मैं तो एटेलियर मिस्टर की असिस्टेंट हूँ, मेरा नाम मिशेल है। तो कर्ट कहते हैं ठीक है, वैसे यहाँ पर मैं बंदना के कहने पर आया हूँ। ये सुनकर मिशेल खुश आती है और कहती है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई हमारी मदद करने के लिए आ गया, चलो अंदर आओ। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा कर्ट को अपने घर के किचन के अंदर ले आती है, जहाँ से काफी गंदी बदबू आ रही होती है। वो किचन काफी ज्यादा गंदा होता है। मिशेल अब कर्ट से कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस जगह को साफ कर दो। तो कर्ट कहते हैं ठीक है, इस काम को मैं कर दूंगा। पर तभी अब अचानक से एक लेडी वहाँ पर मिशेल को बुला लेती है काम के लिए। तो अब मिशेल भी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अब कर्ट सफाई करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अब जल्दी
से अपने एप्रन को पहन लेता है और काम पर लग जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि कर्ट ने पूरी तरह से किचन को चमका दिया है सफाई कर करके। ये काम करने में उसे सिर्फ आधा एक घंटा लगा है। कर्ट अब सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। वह मिशेल को ढूंढने के लिए आगे के रास्ते पर निकल जाता है। उसे वहाँ पर एक दरवाजा मिलता है जिसे जाकर वह नॉक कर देता है। वो ढूंढने के लिए तो मिशेल को आता है, पर वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि बिना कपड़ों की होती है, जिसे देखकर कर्ट काफी शर्मा जाता है। वह उसे कहता है कि मेरा नाम कर्ट है, दरअसल माफ करना, मैं यहाँ पर आज से काम करने के लिए आया हूँ। तो वो लड़की भी कहती है ठीक है। वो अब कर्ट को ये बताती है कि लेडी ओफिलिया नीचे गई है बेसमेंट में। तो कर्ट कहते हैं ठीक है। तभी कर्ट की नजर अब उसी लड़की के पेट पर जाती है। वो देखता है कि वहाँ पर तो एक निशान बना हुआ है। वो उसे कहते हैं कि ये क्या है। तो वो लड़की उसे बताती है कि ये एक कर्स है। तो कर्ट कहते हैं कि क्या इसे मैं जरा पास से टच करके देख सकता हूँ। तो वो लड़की मान जाती है और अब कर्ट भी उस कर्स को टच करके देखता है, जो देखकर कर्ट भी अब समझ जाता है कि इस कर्स की वजह से इस लड़की को इतना ज्यादा दर्द हुआ होगा कि अब ये और दर्द फील ही नहीं कर पा रही है। इसके ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुके होंगे, इसे खाना खाने में भी दिक्कत आती होगी। पर तभी अब अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि उस लड़की के पेट में से अब गुड़गुड़ आवाज आती है, यानी कि उसे भूख लग रही है। जो देखकर कर्ट अब उसे कहता है कि तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्का सा खाना बना कर लाता हूँ। अगले सीन में अब यूलिशा को दिखाया जाता है जो कि उसी मेज के पास आ जाती है और वो उसे वही मिथ्रिल और ओरेचल कम दिखाती है और कहती है कि सबकी कीमत कितनी है। तो मेज बताती है 50,000 गोल्ड कॉइन, जो सुनकर यूलिशा काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद वो उस लड़की का नाम भी कहती है। उस लड़की का नाम होता है मिमिको। वह उसे कहती है कि अगर कर्ट के बारे में लोगों को पता चल जाएगा कि अगर कर्ट क्या क्या कर सकता है तो क्या होगा। तो मिमिको कहती है कि अगर कर्ट लकी होगा तो वह किडनैप हो जाएगा और अगर उसका बुरा लक होगा तो उसे असैसिनेट कर दिया जाएगा। वो तो एक मॉन्स्टर जैसा यंग लड़का है, आखिरकार इतने समय तक वो छिपे कैसे हो रहा था। तो यूलिशा बताती है कि मैंने सुना था कि वो पहले फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में हुआ करता था, पर उसे पार्टी से निकाल दिया गया। ये सुनकर मिमिको कहती है कि मैंने सुना है कि उस पार्टी का लीडर कर्ट को चाहता है कि कर्ट वापस आ जाए उसकी पार्टी के अंदर। वैसे तुम्हारा क्या प्लान है कर्ट को लेकर। तो यूलिशा कहती है कि मैं चाहती थी कि मैं कर्ट को एक एटिलियन मिनिस्टर बना दूं, इससे उसकी जो एबिलिटीज है वो कम शो ऑफ होगी और वो ज्यादा स्टैंड आउट भी नहीं करेगा, और फिर मैं उसे कहूंगी कि वो मुझे अपना बॉडीगार्ड बना ले। पर इससे सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार वो इन सब चीजों को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं, और करेगा तो भी कैसे करेगा, क्योंकि कर्ट को अपनी खुद की कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, जिसकी वजह से कर्ट को समझाने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। अगले सीन में हम लोग अब कर्ट को देखते हैं जो कि अब उस लड़की के लिए खाना बना रहा होता है। पर तभी वहाँ पर मिशेल एक लेडी के साथ आ जाती है। वो लोग भी अब किचन की ये सफाई देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वहीं कर्ट उस लड़की को देखकर समझ जाता है कि ये लेडी का नाम ओफिलिया है। कर्ट अब ओफिलिया से कहता है कि माफ करना, आपके बिना परमिशन के मैं आपका किचन यूज कर रहा हूँ। तो ओफिलिया कहती है कोई बात नहीं। इसके बाद वो देखती है कि कर्ट ने तो एक पोरिश बना दिया खाने के लिए। तो कर्ट उसे बताता है कि पीछे वाले रूम में एक लड़की है जिसे काफी भूख लग रही है, इसलिए मैंने उसके लिए बनाया है। ये सुनकर ओफिलिया शौक हो जाती है। वो अब कर्ट से कहती है कि आज के बाद से उस लड़की से बात मत करना। तो कर्ट कहते हैं ठीक है। इसके बाद कर्ट अब उसे पूछता है कि क्या और कोई काम है जो कि आज मैं कर सकता हूँ, जिस पर ओफिलिया कहती है नहीं, कल काम करने के लिए इसी समय पर आ जाना। ऐसा बोलने के बाद वो कर्ट को उसकी पेमेंट दे देती है। इतनी ज्यादा पेमेंट देखकर तो कर्ट भी हैरान हो जाता है और अब अपने पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। कर्ट के जाने के बाद वो ओफिलिया अपने मन में कहने लगती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने कर्ट को उस लड़की से मिलने दिया, मुझे और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो उस पोरिश को लेकर उसी लड़की के रूम में चली जाती है और कहती है कि कर्टन्स के पास से ऐसे मत देखो, नहीं तो तुम्हें कोई देख लेगा। तो वो लड़की भी कहती है ठीक है, माफ करना टीचर। इसके बाद हम देखते हैं कि अब उस लड़की को फिर से भूख लगने लगती है, जो देखकर वो उसकी टीचर कहती है कि एक बार मैं इस खाने को टेस्ट कर लेती हूँ कि कहीं इसके अंदर पॉइजन तो नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि ये चेक करने की जरूरत नहीं है, उसी लड़के ने ये बनाया है ना, मेरी इंट्यूशन बता रही है कि ये खाना ठीक होगा, और वैसे भी कर्स की वजह से मेरी बॉडी ऑलरेडी परेशान हो चुकी है, तो और क्या ही होगा। हमें नहीं पता है कि आखिरकार ये कर्स मेरे ऊपर किसने लगाया है। पूरी जिंदगी भर मैं लोगों पर शक करती आ रही हूँ, पर आज मैं किसी पर भरोसा करना चाहती हूँ, तो मुझे ये खाना खाकर देखने दो। तो उसकी टीचर भी अब मान जाती है, जिसके बाद वो लड़की भी नीचे बैठ जाती है। उसे अब खाने में से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है। वो कहती है कि जरूर इस खाने के अंदर हर्ब्स भी होगी। इसके बाद वो उस खाने को खा लेती है और अब उसे वो खाना काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। पर तभी अब अचानक से उस लड़की को दर्द हो जाता है और अब उसके कारण से वो नीचे गिर जाती है, जो देखकर अब उसकी टीचर समझ जाती है और कहती है कि इसका मतलब इस खाने के अंदर पॉइजन था। वो अब कर्ट के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है। वो अब कहती है कि मैं तुरंत जल्दी से तुम्हारे लिए एंटीडोट लेकर आती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो जा रही होती है, पर तभी वो लड़की खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, और देखो मैं ठीक हो गई हूँ, जो कर्स है वो भी अब जा रहा है। ये देखकर तो ओफिलिया भी काफी शौक हो जाती है और कहती है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, ये लड़की तो इतनी ज्यादा हील करी है कि इसका तो कर्स भी टूट गया। उसे तो अब विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। अगले सीन में हमें अब एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि अब एक दूसरे बंदे से कहता है कि माफ करना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा कर्स टूट गया, मैं उस कर्स को फिर से लगा दूंगा। तो वो दूसरा बंदा कहता है नहीं, वो लोग और ज्यादा वेट नहीं करेंगे, वो अब कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे, लेडी लिज़लोट को मरना ही होगा, वो भी काफी जल्द। अगले सीन में हम लोग ओफिलिया और उसी लड़की को देखते हैं, जो कि मिमिको के पास आती
जाते हैं किसी चीज के बारे में डिस्कस करने के लिए। वहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि यूलिशिया भी होती है। मिमी को उन लोगों से कहती है कि ये यूलिशिया है, तुम लोग इस पर विश्वास कर सकते हो, कहो तुम्हें क्या कहना है। वहीं पर अब ओफिलिया भी समझ जाती है कि यूलिशिया तो वही एडवेंचर है जो कि रॉयल फैमिली के लिए पहले काम किया करती थी। ओफिलिया अब अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि मैं नाम ओफिलिया है और मैं एटिलिया मिस्टर हूँ और मेरे साथ लेडी लिज़लोट है। लिज़लोट भी अपना चेहरा दिखाती है। उसे देखकर वो दोनों ही बाव कर जाते हैं। वो दोनों अब शौक हो जाते हैं और अपने मन में कहने लगते हैं कि आखिर थर्ड प्रिंसेस ऐसी जगह पर क्या कर रही है। मिमी को अब उसे कहती है कि मुझे लगा था कि प्रिंसेस आप तो बीमार हो गई थी। तो फिर कहती है कि ये बीमार नहीं हुई थी, इसके ऊपर एक काफी पावरफुल कर्स लगाया गया था। ऐसा उन्होंने लिज़लोट को मारने के लिए किया था क्योंकि लिज़लोट ही सिर्फ एक लौती बच्ची है जो कि रॉयल मैजेस्टी के बीच में पैदा हुई है और उनकी वाइफ प्रिंसेस फ्रेंकोइस है, यानी कि वो लड़की जो कि गुरमाकू एम्पायर से है। लिज़लोट की एग्जिस्टेंस एक ऐसे सिंबल की तरह है जिससे कि दिखाया जाता है कि दो नेशंस के बीच में शांति है। लिज़लोट को कोई मारकर इन दोनों नेशंस के पीसफुल रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वह बताती है कि वॉर भी चल रही थी नेशन के साथ नॉर्थ में, पर अब वो ओवर हो चुकी है, पर और भी ज्यादा नए कॉन्फ्लिक्ट शुरू होंगे। ये सुनकर मिमी को अब लिज़लोट के पास आ जाती है और उसे गले लगाकर कहती है कि मुझे काफी खुशी है कि आप ठीक हो। आप यहाँ पर इसलिए आए हो ना जिससे कि हम ये पता लगा सके कि आखिर ये कर्स किसने लगाया है। तो लिज़लोट भी कहती है कि हाँ, हम तुम्हारी पावर की मदद लेने के लिए आए हैं। तो मिमी को भी कहती है ठीक है, रॉयल मैजेस्टी को सर्व करना मेरी लॉयल्टी है और अब उनकी बेटी को सर्व करना मेरी लॉयल्टी है। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। मैं ये जानकर काफी हैरान हूँ कि आपने इस कर्स को तोड़ दिया। तो लिज़लोट भी अब खुश आती है और कहती है कि हाँ, ये कर्स तो कर्ट की वजह से टूटा है। कर्ट का नाम सुनकर यूलिशिया और मिमी को बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और कहते हैं क्या। अगले सीन में यूलिशिया उन लोगों से कहती है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि कर्ट ने जो खाना बनाया था उससे लिज़लोट के ऊपर जो कर्स था वो टूट गया। इस बात पर यूलिशिया विश्वास ही नहीं कर पा रही होती है। वहीं मिमी को अब कहने लगती है कि जिस भी किसी ने कर्स लगवाया होगा उसका कनेक्शन किसी कर्स यूजर के साथ होगा। हमारा पहला शख्स सानो वापस जाता है जो कि फर्स्ट जनरल है रॉयल एक्सपेंडिचर फोर्स का। दूसरा शख्स हमारा पोलैंड चर्च के बिशप पर जाता है जिसका नाम ट्रिस्टन है और तीसरा शख्स हमारा किंग की थर्ड क्वीन के ऊपर जाता है जिसका नाम इशाडोरा है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया तो कहने लगती है कि मुझे तो ट्रिस्टन के ऊपर शक है। वहीं लिज़लोट तो कहती है कि मुझे तो क्वीन के ऊपर शक है क्योंकि वो रॉयल पैलेस में कहीं भी आ जा सकती है, इसलिए शायद दोनों ने ही कुछ किया होगा। वहीं यूलिशिया कहती है कि शायद सानोवा ने भी शायद से कुछ किया होगा क्योंकि उसके कनेक्शन थीफ गिल्ड के साथ है। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में थीफ गिल्ड काफी ज्यादा माहिर होते हैं। हो सकता है कि रॉयल पैलेस में भी कुछ लोग हों जो कि थीफ गिल्ड के साथ मिले हुए हो। ये सब सुनने के बाद अबोसिया कहने लगती है कि इस समय पर ये पता लगाना कि आखिरकार कल्प्रिट कौन है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हमें एक ट्रैप बिछाना होगा। ये ट्रैप हम लोग लिज़लोट के 15वें बर्थडे पर लगा सकते हैं। 15 साल की होने के बाद लिज़लोट अब एक अडल्ट बन जाएगी। इससे अब उसे परमिशन मिल जाएगी कैसल से निकलकर अब एक साल बाहर ट्रेनिंग करने के लिए। शायद से इसी समय पर कोई उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। ऐसा करने के लिए हम लोग एक फेक एटिलियर को क्रिएट करेंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है और वो जो फेक एटिलियर होगा वो लिज़लोट को ट्रेनिंग देगा। इसके बाद वो जो गुनहगार होगा वो उस नकली एटिलियर मिस्टर की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करेगा। ये सुनकर मिमी को कहती है कि काफी अच्छा प्लान है क्योंकि अगर पहले से कोई एटिलियर एग्जिस्ट करता होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाना काफी इजी होगा। वो काफी जल्द इस काम को पूरा कर देंगे। पर अगर कोई ऐसा एटिलियर होगा जो कि कभी एग्जिस्ट करता नहीं था तो उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाना तो इम्पॉसिबल होगा। जितना वो लोग इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करेंगे उतना ही हम लोग कल्प्रिट के बारे में पता लगा पाएंगे। जिस पर ऑस्ट्रिया कहती है हाँ, पर हमें एक ऐसे बंदे को चुनना होगा जो कि एटिलियर मिस्टर बनने के लायक हो। साथ में हमें उसे कुछ अचीवमेंट्स भी दिलानी होगी जिससे लोगों को शक न हो कि ये कोई झूठा एटिलियर मिस्टर है। ये सुनकर यूलिशिया अब उसे वही मैजिक क्रिस्टल दिखाती है जो कि कर्ट ने बनाया था। उसे देखकर तो अब ओसिया भी शौक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इतना टॉप ग्रेड का क्रिस्टल कहाँ से मिल गया। तो यूलिशिया बताती है कि कर्ट ने इसे बनाया है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। अगले सीन में हम लोग अब कर्ट को देखते हैं जो कि अब लिज़लोट के घर पर काम करने के लिए आता है, पर वो देखता है कि आज तो घर बंद है। पर तभी वहाँ पर मिशेल आ जाती है। उसे देखकर कर्ट अब उसे पूछता है कि आज घर क्यों बंद है, जिस पर मिशेल बताती है कि जब तुम कल चले गए थे तो अचानक से मेरी मास्टर भी कहीं पर चले गई, इसलिए आज तुम्हारे पास काम नहीं है कोई भी करने के लिए। तो कर्ट कहते कोई बात नहीं। इसके बाद वो चुपचाप से घर से निकल जाता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो सोचने लगता है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी जिसकी वजह से ये लोग मुझे कोई काम भी नहीं देना चाहते हैं। अगले सीन में कर्ट को अब क्योंकि भूख लगी थी वो अब एक रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने लगता है। पर तभी वो देखता है कि कुछ एडवेंचरर्स तो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। वो लोग अब आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनकी टीम में एक पोर्टर था जो कि सामान उठाता था, पर क्योंकि वो घायल हो चुका है इसलिए वो आज क्वेस्ट पूरी करने के लिए नहीं आ पाएगा। इसलिए उन्हें एक पोर्टर की जरूरत है, पर उन्हें कोई पोर्टर मिल नहीं रहा है। उन लोगों की बातों को कर्ट भी सुन लेता है। वो कहता
है कि अगर तुम लोग को एक पोर्टर की जरूरत है तो मैं आ सकता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं लड़ने वगैरह में तो काफी बेकार हूँ, पर पोर्टर के तौर पर मैं तुम लोग के काफी ज्यादा काम आऊंगा। ये सुनकर उस टीम की अब एक लड़की कहती है कि तुम तो एक बच्चे हो, तुम जैसा पर्सन एक पोर्टर का काम कैसे कर सकता है। ये बात सुनकर उस लड़की का बड़ा भाई गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम भी इतनी ही छोटी हो जितना ये है। जिसके बाद वो बंदा भी अब कर्ट से कहता है कि माफ करना, मेरी बहन तुमसे रूड तरीके से बात कर रही थी। वैसे मेरी बहन सही कह रही है, एक पोर्टर का काम आसान नहीं होता है, और वैसे भी हम लोग आयरन गोलम्स को हंट करने के लिए जा रहे हैं और उनका वजन 200 किलो होता है, तो इसलिए हमें एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत है। वहीं पर ये सुनकर कर्ट कहता है कि 200 किलो तो काफी आराम से मैं हैंडल कर लूंगा। मैं काम करता हूँ, मैं तुम दोनों को उठाकर दिखाता हूँ जिससे कि प्रूव हो जाएगा कि मैं केपेबल हूँ। ऐसा बोलने के बाद कर्ट अब इस टीम के एक बंदे को काफी इजीली उठा देता है, जो देखकर वो लोग काफी शौक हो जाते हैं। इसके बाद कर्ट अब दूसरे बंदे को भी जाकर उठाने लगता है, पर वो बंदा उसे कहता है कि रुक जाओ, मैंने एक 150 किलो का आर्मर पहन रखा है, तो मुझे नहीं उठा पाओगे। पर कर्ट फिर भी उसे आराम से उठा लेता है, यानी कि कर्ट एक के बारे में 200 किलो उठा लेता है, जो देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। अगले सीन में वो पार्टी अब कर्ट को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि मेरा नाम कंस है और मैं एक हैवी वॉरियर हूँ। भले मेरे पास एक तलवार है, पर वो सिर्फ शो के लिए है, मैं यहाँ पर मुक्के बुक्के चला सकता हूँ। इसके बाद दूसरा बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि उसका नाम डांजो है और वो एक समुराई है और वो इस पार्टी का लीडर भी है। जिसके बाद वो लड़की भी अब अपना इंट्रोडक्शन देती है। उस लड़की का नाम होता है सीना और वो एक रेंजर है। कंस अब कर्ट से कहने लगता है कि हमारी पार्टी का नाम सकुरा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये देखकर कर्ट भी खुश होता है कि उसे काम मिल गया। वहीं पर कंस अब कर्ट को बताता है कि दरअसल हमारी पार्टी में एक पोर्टर था, पर उसे जुकाम हो गया, जिसकी वजह से काम पर वापस आने में उसे अभी 1 हफ्ता लगेगा। वहीं पर कर्ट भी अब काफी ज्यादा पोलाइट होकर उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है, जो देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग कर्ट को गले लगा लेते हैं। ये देखकर कर्ट भी खुश हो जाता है। वो हमने सोचता है कि ये लोग तो काफी अच्छे लोग हैं, मैं इन्हें काफी ज्यादा ट्रबल नहीं दूंगा और काफी मेहनत करूंगा। अगले सीन में वो लोग अब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले होते हैं, पर तभी अचानक से कर्ट का पैर एक स्लाइम पकड़ लेती है, जो देखकर सीना उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस एक स्लाइम है, तुम इसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दो और तुम जीत जाओगे। तो कर्ट भी मान जाता है और वो उस स्लाइम के कोर को तबाह करने की कोशिश करता है, पर गलती से वो अपने ही पैर पर चोट मार लेता है, जो देखकर सीना को उसकी मदद करनी पड़ती है उस स्लाइम को मार के। वहीं पर कर्ट अब माफी मांगता है इतना कमजोर होने के लिए, जो सुनकर वो लोग उससे कहते हैं कोई बात नहीं, लड़ने का काम तुम हम पर छोड़ दो, तुम्हारा काम बस एक पोर्टर का है, तुम बस चुपचाप से सेफली पीछे खड़े रहना। ये सुनने के बाद कर्ट काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो सोचता है कि मैं फेल हो गया, फिर भी ये लोग मुझ पर गुस्सा नहीं हो रहे हैं। कर्ट अब याद करता है कि उसकी पुरानी पार्टी में तो उसे काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। वो सब कुछ याद करने के बाद कर्ट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले सीन में वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक गुफा होती है, जहाँ पर सीना अब वहाँ पर लुमिनोस मॉस को फेंक देती है, जिससे कि पूरी केव के अंदर रोशनी हो जाती है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, पर तभी कर्ट को वहाँ पर एक चीज मिलती है। वो पूछता है कि ये क्या है, तो सीना उसे बताती है कि ये तो गॉब्लिन्स की टट्टी है। ये सुनकर कर्ट शॉक होता है और कहते हैं क्या इस केव के अंदर गॉब्लिन्स भी रहते हैं। तो सीना कहती है हाँ, और देखने में तो ये टट्टी ताजी लग रही है, इसका मतलब वो गॉब्लिन्स आसपास ही होंगे। कर्ट थोड़ा घबराया हुआ लगता है, तो कंस और डांसो से कहते हैं कि चिंता मत करो, हम लोग 1-2 गॉब्लिन्स को काफी इजीली हरा देंगे, पर अगर ज्यादा गॉब्लिन्स दिखेंगे तो हमें यहाँ से बिना लड़े ही भागकर जाना होगा। तो कर्ट भी कहता है ठीक है। इसके बाद अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर अब उन्हें एक गॉब्लिन मिल जाता है और अब वो लोग उस गॉब्लिन के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देते हैं, पर वो गॉब्लिन खत्म होने से पहले ही चीख मारकर अपने साथियों को बुला लेता है, जिसके से सामने अब उन लोगों को काफी सारे गॉब्लिन्स की आवाज आने लगती है, जो देखकर वो लोग भी अब समझ आते हैं कि सामने की तरफ काफी ज्यादा गॉब्लिन्स हैं, जो कि काफी बड़ा उनके लिए एक खतरा है। वो लोग अब देखते हैं कि जिस रास्ते से वो लोग आए थे उस रास्ते पर से भी गॉब्लिन्स आ रहे हैं, जो देखकर अब उन लोग के पास और कोई भी चॉइस नहीं होता है, बल्कि वो लोग अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग लड़ेंगे, भले उनके पास जीतने का 1% चांस ना हो तब भी। पर तभी अब अचानक से कर्ट उन लोगों से कहता है कि इस जगह पर तो एक छुपा हुआ रास्ता है। ऐसा बोलने के बाद वो उस छुपे हुए रास्ते को खोल देता है, जो देखकर कंस अब सीना को एक इशारा कर देता है और अब सीना भी समझ आती है कि उसे क्या करना है। सीना भी अब अंदर आकर कर्ट से कहती है कि चलो हम लोग यहाँ पर एग्जिट ढूंढते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो अंदर आ जाती है और वो उस रास्ते का दरवाजा बंद कर देती है, जो देखकर कर्ट सीना से कहता है कि तुम्हें क्या कर रही हो, कंस और डांसो अभी भी बाहर हैं। तो कंस अब चिल्लाकर कर्ट को सारे सिचुएशन समझाता है। वो अब कर्ट से कहता है कि इस तरीके से इतने ज्यादा गॉब्लिन्स के बीच में एस्केप करना काफी मुश्किल है, इसलिए तुम लोग आगे जाओ और एग्जिट को ढूंढो और यहाँ पर हम लोग गॉब्लिन से लड़ लेंगे। तो कर्ट कहते नहीं, मैं भी रुक कर लड़ सकता हूँ। तो सीना उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम एक स्लाइम को तक नहीं हरा पाए हो, तुम बाहर जाओगे तो बस तुम उन्हें होल्ड बैक ही करोगे। ऐसा बोलने के बाद सीना की आंखों में अब आंसू आ जाता है। ये देखकर कर्ट भी अब समझ जाता है कि सीना भी नहीं चाहती है कि वो दोनों हर्ट हो। इसके बाद कर्ट अब डांजो से कहता है कि क्या तुम अपने इस
एक्शन को रिग्रेट कर रहे हो? जिस पर डांसो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम कर रहे हो? जिस पर कंस कहते हैं नहीं, अपनी बहन को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और साथ में कर्ट को भी, कर्ट हमारा दोस्त है। ये बात सुनने के बाद तो कर्ट भी काफी शौक हो जाता है। वो कहते हैं क्या इन लोगों ने तो मुझे अपना दोस्त माना है, पर मैं इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये जानने के बाद कर्ट अब काफी इमोशनल हो जाता है। वहीं पर सीना भी अब अपने आंसुओं को पोंछती है। वो कर्ट से कहती है कि मुझे विश्वास है कि डांसो और मेरा भाई जरूर सेफ रहेंगे, हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद सीना आगे बढ़ती है और वो वहाँ पर लुमिनोस मॉस को फेंक देती है, जिससे कि वहाँ पर रोशनी हो जाती है। पर जैसे वो सामने देखती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सारे आयरन ड्रैगन्स गोलम होते हैं। दूसरे सीन में हम लोग अब यूलिशिया को देखते हैं, जो कि अब लिज़लोट को वहीं पर ले आती है जहाँ पर कर्ट रहता है। यूलिशिया अब लिज़लोट से कहती है कि ये बात जरूर याद रखना कि कर्ट को नहीं पता चलना चाहिए कि आप एक प्रिंसेस हो। तो लिज़लोट कहती है ठीक है, कर्ट के लिए मैं बस एक नॉर्मल सी लड़की हूँ जिसका नाम लीजे होगा। वो यूलिशिया से भी कहती है कि तुम भी मुझे लीजे बुलाना। तो अब यूलिशिया भी मान जाती है। इसके बाद वो लोग कर्ट के रूम में पहुंचते हैं, पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो कर्ट होता ही नहीं है। वो लोग अब कर्ट को ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर बंदर आ जाती है जो कि गेट के पीछे छिपी हुई थी। वो अब उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग कर्ट को ढूंढ रहे हो तो वो एक एडवेंचरिंग पार्टी के साथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के केव्स के अंदर गया हुआ है। ये सुनकर यूलिशिया अब बंदना को ढूंढने के लिए जाती है, पर वो देखती है कि वहाँ पर तो बंदना होती नहीं है। जो देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि आखिरकार यहाँ पर कौन था। तभी वहाँ लिज़लोट आ जाती है। वो कहती है कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए। तो यूलिशिया कहती है कि शायद से ये एक ट्रैप हो सकता है, पर अगर लेकिन कर्ट सही में केव के अंदर गया है तो वो काफी ज्यादा रिस्की होएगा। मुझे जाकर कर्ट को बचाना होगा। वो अब लिज़लोट से कहती है कि आप यहीं पर रुकना, मैं जाकर कर्ट को लेकर आती हूँ। पर तभी लिज़लोट कहती है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि तुम्हें मेरी ड्यूटी मिली है कि तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। तो तुम इस तरीके से मुझे अकेली छोड़कर नहीं जा सकती हो, इसलिए मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। और वैसे भी एक रॉयल फैमिली की मेंबर होने के नाते मुझे भी थोड़ा बहुत मैजिक आता है, तो मैं तुम्हारे रास्ते के बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। तो यूलिशिया भी मान जाती है, जिसके बाद वो लोग सीधा उसी केव के अंदर आ जाते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि यहाँ पर तो लुमिनस मॉस होती है, जो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर तो सही में कोई आया है। वहीं पर लिज़लोट अब नीचे देखकर कहती है कि ये तो कर्ट के फुटप्रिंट्स हैं। वो अब कर्ट के फुटप्रिंट्स को फॉलो करने लगती है। ये देखकर यूलिशिया शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम कर्ट के फुटप्रिंट से कैसे पता लगा सकती हो कि ये फुटप्रिंट कर्ट के हैं। वहीं पर लिज़लोट आगे जाती है, उसे वहाँ पर फुटप्रिंट्स नहीं दिख रहे होते हैं, तो वो अपनी एक और एबिलिटी को ऑन कर देती है, जो की होती है लॉन्ग सेंस। इससे अब वो कर्ट को स्मेल करने लगती है कि आखिरकार कर्ट की स्मेल कहाँ से आ रही है। ये देखकर यूलिशिया थोड़ी बहुत जेलस फील करती है। वो कहती है कि लिज़लोट को तो कर्ट की स्मेल पता है, इसका मतलब है कि वो कर्ट के काफी करीब आई होगी। यूलिशिया अब सोच रही होती है, पर तभी लिज़लोट उसे कहती है कि यहाँ पर किसी की लड़ने की आवाज आ रही है। तो यूलिशिया भी अब वहाँ पर लड़ने के लिए जा रही होती है, पर तभी लिज़लोट अब उसे एक पावर अप की एबिलिटी दे देती है, जिससे कि यूलिशिया की फिजिकल एबिलिटीज बूस्ट हो जाती है। अगले सीन में हमें अब उसी केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे गॉब्लिन्स ने कंस और डांसो को घेर लिया है और उन लोगों की काफी बुरी हालत कर दी है। उन लोगों को लगने लगता है कि वो लोग यहाँ पर मारे जाएंगे, पर तभी वहाँ पर यूलिशिया आ जाती है, जो कि अपनी तलवार से काफी इजीली से उन गॉब्लिन्स को हरा देती है। जिससे तरह हम लोग अब सीना को देखते हैं, जो कि अब उन ड्रैगन से कहती है कि शायद से हमें गिव अप कर देना चाहिए, हमें इस क्वेस्ट को करना ही नहीं चाहिए था, कम से कम कोई भी नहीं मरता, ये सारी मेरी गलती है। वो अब कर्ट से भी कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इस जॉब के अंदर आना पड़ा, हम लोग यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आयरन ड्रैगन गोलम एग्जिस्ट करते हैं, जिससे कि वो लोग इंट्रूडर्स को बाहर रख सके। अगर हम लोग यहाँ से आगे जाने की कोशिश करेंगे तो ये लोग हम पर हमला कर देंगे और हमें मार देंगे। मुझे काफी बुरा लग रहा है, मेरे भाई ने और डांसो ने अपनी जान खतरे में भी डाली है हमें बचाने के लिए, पर हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। ये देखकर कर्ट अब उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या कह रही हो, चलो यहाँ से एस्केप करते हैं, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। ऐसा बोलने के बाद कर्ट अब सीधा उन ड्रैगन से लड़ने के लिए चला जाता है, पर वो ड्रैगन भी अब उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, जो देखकर सीना काफी घबरा जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि कर्ट तो काफी तेजी से उन अटैक्स को डॉज कर देता है और सीधा जाकर उस ड्रैगन की पूंछ के ऊपर हमला करके उसे काट कर नीचे गिरा देता है। इसी के साथ भी अब वो दूसरे ड्रैगन के अटैक्स को डॉज करके उस ड्रैगन के सर पर पहुंच जाता है और अपने डैगर का हमला करके उसके सर को काट देता है। अगले सीन में हम लोग अब कर्ट को देखते हैं, जो कि अब उन ड्रैगन्स के ऊपर हमला करके उन लोगों के काफी छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और इसी तरीके से वो उन ड्रैगन्स को खत्म कर देता है, जो देखकर सीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। इस पर कर्ट कहता है कि मैं आयरन गोलम्स को माइन किया करता था। ये सुनकर सीना हैरान हो जाती है। तभी हम लोग अब यूलिशिया को देखते हैं, जो कि कर्ट को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है। वो भी अब यहाँ का नजारा देखकर पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, जिस पर सीना कहती है कि कर्ट ने एक डैगर से ही इन सभी ड्रैगन्स को खत्म कर दिया, वो भी अकेले ही। ये सुनकर यूलिशिया ज्यादा शौक नहीं होती है, क्योंकि उसे कर्ट की एबिलिटीज के बारे में तो पता ही है। इसके बाद वो कर्ट से जाकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर कर्ट कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, पर कंस और डांसो की मदद की जरूरत है, वो लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं क्योंकि मैं काफी यूजलेस हूँ, जाओ जाकर प्लीज उनकी मदद करो। तो यूलिशिया कहती है कि चिंता मत करो, मैंने उन लोग को बचा लिया है, वो बस थोड़े से इंजर्ड हुए हैं, पर वो लोग की जानों को खतरा नहीं है। ये सुनकर कर्ट काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं पर यूलिशिया अब मन में कहने लगती है कि मैंने एक कहानी तो सुनी है एक बंदे के बारे में, जिसकी कॉम्बैट स्किल्स तो सभी जी रैंक की है,
है, पर उसकी जो हार्वेस्टिंग एप्टीट्यूड है वो एस रैंक की है। उसने एक सिकल का ही यूज करके एक ब्रायर ड्रैगन को हरा दिया। जरूर वो बंदा कर्ट है। तभी वहाँ पर लिज़लोट आ जाती है। वो अब कर्ट का ये सभी कारनामा देखकर उसे कहती है कि आप तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो कर्ट। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब सेफली बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर कंसेप्ट यूलिशिया से कहता है कि माफ करना, हमने नहीं पता था कि यहाँ पर गॉब्लिन्स का झुंड होगा, वैसे हमें बचाने के लिए शुक्रिया। तो यूलिशिया कहती है कोई बात नहीं। वो अब कर्ट से कहती है कि हाँ, निकलने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं एक नया एटेलियर बनाया जा रहा है और मैं उनका एक पर्सनल हेड एडवेंचरर बनूंगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे वहाँ पर काम करने के लिए? मैंने ये भी सुना है कि तुमने ओफिलिया के घर पर काफी अच्छा काम किया। तो कर्ट कहते हैं कि लेकिन मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ, मैं तो अभी इस पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ। ये सुनकर कंस और बाकी के लोग अब गुस्से कहने लगते हैं कि ये ऑफर काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें जाना चाहिए। तभी यूलिशिया कहती है कि वैसे क्योंकि एक नया एटेलियर बनने वाला है इसलिए हमें लोगों की जरूरत है जो कि बॉडीगार्ड का काम कर सके। तो क्या तुम लोग भी आना चाहोगे वहाँ पर काम करने के लिए? ये सुनकर वो लोग भी खुश आते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम लोग बिल्कुल चलना चाहेंगे, पर वहाँ जाने से पहले हम लोग सेलिब्रेट करना चाहेंगे। इसके बाद कर्ट भी अब वहाँ पर उन गोलम्स को उठाकर लेकर जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर यूलिशिया आती है। वो अब कर्ट से कहती है कि टाउन में पहुंचने के बाद क्यों ना तुम्हारा एपिटाइट टेस्ट किया जाए, क्योंकि जब तुम एटेलियर के लिए काम करोगे तो तुम्हारे एपिटाइट जानना जरूरी है। तो कर्ट कहते हैं ठीक है। अगले सीन में वो लोग अब वर्क स्टेशन में पहुंचते हैं, जहाँ पर मिमिको अब कर्ट को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कर्ट को बताती है कि वो एक रॉयल कोर्ट की मेज है और वो कर्ट के सभी एप्टीट्यूड्स को टेस्ट करेगी। वो अब कर्ट को ये बताती है कि मैंने तुम्हारे बनाए हुए क्रिस्टल्स को भी देखा है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी। इसके बाद वो टेस्ट को शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम लोग अब कर्ट को देखते हैं जो कि अब अपनी पार्टी के साथ अब इंजॉय कर रहा होता है, पर वहाँ पर हम लोग सीना को देखते हैं जो कि अभी काफी उदास बैठी हुई थी, पर बाकी सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। अगले सीन में हम लोग अब यूलिशिया को देखते हैं जो कि मिमिको से अब कर्ट के रिजल्ट्स पूछती है। तो मिमिको उसे बताती है कि उसने कर्ट से कहा है कि क्लीनिंग, कुकिंग, माइनिंग उसका बी रैंक है और बाकी की चीजों में कर्ट का सी रैंक है, पर असली रिजल्ट कुछ और ही है। यहाँ पर इस वर्क स्टेशन पर सिर्फ ट्रिपल एस रैंक के ही स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, मतलब सिर्फ इतना ही मेजर किया जा सकता है। पर जब मैंने कर्ट की सभी एबिलिटीज को टेस्ट किया तब मुझे पता चला कि कर्ट की वो सभी स्किल्स ट्रिपल एस रैंक की है और उसकी मैजिक पावर भी मुझसे काफी ज्यादा ग्रेट है। ये सुनकर यूलिशिया कहती है कि मुझे लगा ही था, ये सभी स्टेट्स काफी ज्यादा बेहतर है कर्ट को एक सीक्रेट एटेलियर मिस्टर बनाने के लिए। जिस पर मिमी को कहती हाँ, वैसे हम लोग काफी ज्यादा लकी हैं कि मुझे मौका मिला है कर्ट के सभी एप्टीट्यूड्स को टेस्ट करने का, क्योंकि अगर किसी और को पता चल जाता तो काफी बड़ी दिक्कत हो जाती। जैसे वो ये बात बोलती है, वो देखती है कि वो रिसेप्शनिस्ट तो वहीं पर खड़ी थी जिसने की सारी बातें सुन ली थी, पर वो अपने कान बंद करके ऐसा एक्ट कर रही थी कि उसने कुछ सुना ही नहीं है। जो सुनकर मिमिको और यूलिशिया उसे कहने लगते हैं कि जो बात भी हमने करी है, अगर इस बात को किसी ने सुन लिया तो बंदा काफी बड़े दिक्कत में आ जाएगा। ये सुनने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना है, जो कुछ भी मैंने सुना है उसके बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब एक काफी तेज कैरियर में बैठकर अब अपने डेस्टिनेशन पर जा रहे होते हैं, जिसे देखकर कर्ट काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वही यूलिशिया बताने लगती है कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वो जगह एक छोटी सी अर्बन सी जगह है। वो ओरिजिनली एक मिलिट्री बेस है, डीमन के लैंड के बॉर्डर पर बना हुआ। वहीं डांसर कहने लगता है कि ये जगह काफी ज्यादा एक क्रूशियल है और हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं कुछ एडवेंचरर बनकर जो कि एटेलियर की मदद करेंगे। यह हमारे लिए काफी बड़ी ऑनर की बात है। वहीं पर सीना अब कहने लगती है कि डांजो और मेरा भाई बस चले जा रहे हैं, इनको लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी कंस पूछने लगता है कि वैसे कि जो नया एटेलियर मिस्टर है वो कैसा है? तो यूलिशिया बता ही नहीं पाती है। वो कहती है कि वो बंदा एक काफी ऑनरेबल बंदा है। वहीं पर सीना समझ जाती है कि इन लोगों ने हमें हायर इसलिए किया है जिससे कि हम लोग चुप रहे और कर्ट के बारे में दूसरे लोगों को ना बता सके। अगले सीन में वो लोग अब एक वॉल के पास पहुंच जाते हैं। उसे देखकर कर्ट उदास हो जाता है और अब वो लिज़लोट को बताता है कि दरअसल मैंने यहाँ 3 दिन में काम किया था, पर मुझे 3 दिन बाद निकाल दिया गया। कर्ट अब ये भी नोटिस करता है कि जब से वो इस जगह को छोड़कर गया है तब से इस जगह पर ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। अगले सीन में वो लोग अब एक जगह पर आते हैं जहाँ पर यूलिशिया बताती है कि यहीं पर ही एटेलियर बनेगा। बाकी के लोग उसे देखकर कहते हैं कि लेकिन ये जगह तो खाली है, जिस पर अब यूलिशिया कहती है कि हाँ, जब तक एटेलियर नहीं बन जाता तब तक हम लोग अपने इन में इंतजार करेंगे। इसके बाद यूलिशिया अब कर्ट से कहती है कि क्या तुम एटेलियर को खुद से ही बना सकते हो? ये सुनने के बाद सभी एडवेंचरर्स काफी शौक हो जाते हैं कि कर्ट अकेले ये कैसे करेगा। वही कर्ट भी अब यूलिशिया से कहता है कि मैं लकड़ी का बना घर तो बना सकता हूँ, पर एक एटेलियर को बनाना वो भी एक ही दिन में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वही बाकी के लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ, एक ही दिन में एटेलियर को बनाना तो इम्पॉसिबल है। वही कर्ट कहते हैं कि शायद से मैं एटेलियर 3 दिन में बना दूंगा। ये सुनकर सभी वापस से काफी शौक हो जाते हैं। वही यूलिशिया अब कर्ट से कहती है ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है एटेलियर को बनाने में तुम ले सकते हो, तुम्हें जितने दिन लगे तुम लगा लो और तुम्हें अगर कितने भी मटेरियल की जरूरत हो तो बस पूछ लेना। तो कर्ट कहते ठीक है। इसके बाद वो सभी मटेरियल को लिखकर एक लिस्ट दे देता है। तो यूलिशिया भी कहती है ठीक है, मैं उन मटेरियल्स को लेकर आ जाऊंगी, पर शायद से 2 दिन लग सकते हैं लाने में। तो कर्ट भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद यूलिशिया सभी लोगों से कहती है कि चलो अब अपने इन में चलते हैं, जिससे कि हम लोग कर्ट के रास्ते के बीच के कांटे ना बने। इसके बाद लिज़लोट भी अब जाने से पहले कर्ट से कहती
कहती है कि अगर तुम्हें रेस्ट लेना हो तो इनमें जरूर वापस आ जाना और अच्छे से खाना भी खाते रहना। तो कर्ट भी कहती है ठीक है। अगले सीन में यूलिशिया अब सभी लोगों को इकट्ठा करती है कुछ बताने के लिए। वहीं पर सीना भी अब यूलिशिया से कहती है कि तुम इन सभी लोगों को वही के वाली बात बताने वाली हो ना। जोसन का कंस अब उसे कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो सीना अब उसे बताती है कि वो जो आयरन ड्रैगन गोलम से उन्हें कर्ट ने हराया है वो भी अकेले ही। जोसन का कंस और डांसो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। तो सीना उन लोगों से कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, कर्ट ने एक नाइफ का यूज करके उन लोगों को अकेले हराया है, वो भी बहुत आसानी से। वो अब यूलिशिया से कहती है कि हमें बताओ कि आखिर कर्ट है क्या और आखिरकार तुम लोग कौन हो। तो यूलिशिया अब अपनी आइडेंटिटी बताती है। वह वही बैच दिखाकर कहती है कि मैं एक एडवेंचर हूँ जो कि रॉयल फैमिली के अंडर सर्व करती हूँ। जो सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। इसके बाद अब लिज़लोट भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो सभी को बताती है कि मैं इस किंगडम की तीसरी प्रिंसेस हूँ। ये सुनकर फिर से सभी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वहीं पर लिज़लोट अब उनसे कहती है कि माफ करना, कुछ कारणों की वजह से मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी पड़ रही है, पर मुझे अभी के लिए एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही ट्रीट करो जैसे कि तुम अब तक करते आ रहे हो। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है। वहीं पर सीना पूछती है कि क्या फिर कर्ट भी एक रॉयल पर्सन है। तो यूलिशिया कहती है कि नहीं, कर्ट कोई भी रॉयल पर्सन नहीं है। सच बताएं तो हमें खुद नहीं पता है कि वो कौन है। हमें बस इतना पता है कि कर्ट की सभी कॉम्बैट स्किल एबिलिटी सभी जी रैंक की है, पर कॉम्बैट स्किल्स को छोड़ के उसकी बाकी जितनी भी स्किल्स है वो सभी ट्रिपल एस रैंक की है। ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वही लेजेंडरी रैंक है जिस पर विश्वास करना इम्पॉसिबल है। वहीं यूलिशिया उन लोगों से कहती है कि लेकिन कर्ट को अपनी ही स्किल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। हमने अभी के लिए उससे उसकी स्किल्स छुपा कर रखी हुई है। हमने बताया कि उसकी स्किल्स सी और बी रैंक की है। अगर सच बताऊं तो जो नया एटेले मिस्टर है वो और कोई नहीं बल्कि कर्ट ही है। ये बात भी सीक्रेट है। ये सुनकर सीना शौक हो जाती है और कहते हैं कि तो फिर तुम कर्ट को धोखा क्यों दे रही हो इस तरीके से, तुम कर्ट को सारी चीजें सच क्यों नहीं बता देती हो। जिस पर यूलिशिया कहती है कि अगर मैंने कर्ट को सच्चाई बता भी दी तो भी वो हम पर विश्वास नहीं करेगा। और वैसे भी इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर कर्ट की एबिलिटीज के बारे में लोगों को पता चल गया तो बुरे लोग उसके पीछे पड़ सकते हैं और उसके साथ बुरे काम कर सकते हैं। इसलिए बेहतर ये रहेगा कि हम लोग कर्ट के बारे में चीजों को सीक्रेट रखें। जिस पर सीना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लेकिन तुम ही दोनों हो जो कि कर्ट को यूज करना चाहते हो। ये सुनकर कंस सब उसे शांत होने के लिए कहता है। जिस पर सीना कहती है कि लेकिन मैं इस तरीके से शांत नहीं हो सकती हूँ। जो सुनकर कंस सब उसे गले लगाकर शांत कराता है और अब वो उन लोगों से कहता है कि बात को कंटिन्यू करो। तो लिज़लोट भी अब उन लोगों को बताती है कि कर्ट ने अपने एक खाने से मेरे ऊपर जो लगा हुआ कर्स था वो भी हटा दिया। तो यूलिशिया उन लोगों से कहती है हाँ, कोई लिज़लोट की जान लेना चाहता था। हम लोगों ने जानबूझकर इस जगह पर नए एटेले को बनाना चाहा है जिससे कि आखिरकार हम लोग ये पता लगा सके कि आखिर लिज़लोट के पीछे कौन पड़ा है। और इन सब के बारे में कर्ट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। लिज़लोट अब उन लोग को ये बताती है कि कर्ट को नहीं पता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ, पर जब उसे पता चला कि मुझे कर्स हो रखा है फिर भी उसने बिना कुछ पूछे और बिना कुछ बदले में लिए मुझे ठीक कर दिया। वो काफी दयालु पर्सन है, वो दूसरों की जानों की पहले सोचता है। वहीं यूलिशिया भी कहती है कि हाँ, कर्ट काफी ज्यादा अच्छा पर्सन है इसलिए मैं उसे बचाना चाहती हूँ। वहीं लिज़लोट भी अब उन एडवेंचरर से कहती है कि हाँ, मैं तुम लोग की मदद चाहती हूँ, एक प्रिंसेस होने के तौर पर नहीं बल्कि कर्ट की दोस्त होने के तौर पर। क्या तुम लोग इन सही बातों को सीक्रेट रखोगे और हमारे काम में हमारी मदद करोगे तो कर्ट को बचाने के लिए। तो अब डांसो कहते हैं कि एक नाइट की ड्यूटी होता है रॉयल्स के ऑर्डर्स को ओबे करने की, और हम लोग तो एडवेंचरर्स हैं तो हम आपके ऑर्डर्स को मना कैसे कर सकते हैं। और हम लोग कर्ट के साथी भी हैं और उसके दोस्त भी हैं। इस पर कंस भी कहते हैं हाँ, कर्ट हमारा दोस्त और हमारा साथी है तो हमें और किसी भी रीजन की जरूरत नहीं है उसे बचाने के लिए। हम लोग उसे जरूर प्रोटेक्ट रखेंगे। वहीं डांसो भी कहते हैं कि हाँ, मैं अपनी तलवार की कसम खाता हूँ क्योंकि मेरा कर्ट एक दोस्त है, मैं उसे प्रोटेक्ट रखूंगा और आपको भी मैं प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुनकर लिज़लोट काफी खुश हो जाती है और वो उनका शुक्रिया करती है। वहीं सीना अब अपने दोस्तों से कहने लगती है कि लेकिन हम तो कर्ट से सिर्फ थोड़े दिन ही पहले मिले हैं। तो यूलिशिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, मैं भी कर्ट से 6 दिन पहले मिली हूँ। जो सुनकर सभी लोग फिर से काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वहीं पर सीना कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी कंस यूलिशिया के पास आता है और कहता है कि तुम्हें सीना की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। अगले सीन में हम लोग अब सीना को देखते हैं जो कि बाहर होती है। वो अब कहने लगती है कि बिल्कुल भी सही नहीं है, कर्ट को सच्चाई जानने की जरूरत है। जिसके बाद वो कर्ट को ढूंढने के लिए वहाँ पर आ जाती है और वो ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि कर्ट ने तो एटेले को बनाने का काम कुछ ज्यादा ही कर दिया है। कर्ट भी वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ। जिस पर सीना कहती है कि तुमने ये इतना एक ही दिन में किया है। जिस पर कर्ट कहते हैं हाँ, क्योंकि माइनिंग में मैं बी रैंक का जो हूँ। जिस पर सीना उससे कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही कमाल के हो। तो कर्ट कहते नहीं, इतना भी कुछ खास नहीं है, मेरे होम टाउन में तो लोग काफी कम दिनों में ही कर देते थे, मैं तो बहुत ही कम काम कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद सीना उसे कहती है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है कि सारा
सारा काम अकेले तुम्हें ही दे दिया गया है। तो कर्ट कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो इस काम को करने के लिए फोर्स किया ही नहीं गया है, ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। सच बताऊं तो ये सब काम करने में मुझे काफी खुशी हो रही है, क्योंकि मेरी पुरानी पार्टी के अंदर मुझे यूजलेस बुलाया जाता था और मुझे तो उस पार्टी से निकाल भी दिया गया था। पर अभी मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं लोगों को प्रूव कर पा रहा हूँ कि मैं यूजफुल हूँ। ये सुनने के बाद तो अब कर्ट से सीना भी इम्प्रेस हो जाती है। वो भी अब कहती है ठीक है। वो अब कर्ट से कहती है कि हम लोग अब दोस्त बन चुके हैं। अगले सीन में हम लोग अब डांसो को देखते हैं, जो कि एक जगह पर होता है। वहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर वंदना भी बैठी होती है, जो कि डांसो के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आई है। वो इन्फॉर्मेशन साकुरा टीम के चौथे मेंबर से रिलेटेड है, जिस बंदे का नाम बीबी नोकी है। वंदना उसे बताती है कि जो बीबी नोकी है वो विलेन से क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद वो एडवेंचरिंग पार्टी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है। वो काफी बुरा पर्सन है, उसने काफी ज्यादा पार्टीज को बेकार कर दिया है। तो शायद से तुम्हारी जो आखिरी क्वेस्ट थी वो उसने इसलिए एक्सेप्ट करी थी जिससे कि तुम्हारी जो टीम है वो खत्म हो जाए। दरअसल ये सभी काम तुम्हारी एक राइवल पार्टी का है, जो कि तुमसे बदला लेना चाहती है। उन्होंने ही बीबी नोकी को तुम्हारे खिलाफ भेजा था। ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद डांस उसका शुक्रिया करता है और बदले में वंदना को पैसे दे देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग को अब बीबी नोकी को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में होता है। वो अब कह रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि साकुरा के जो मेंबर्स है अब वो अभी सर्वाइव कर गए, पर अब मुझे पता चला है कि वो लोग थर्ड प्रिंसेस के साथ कहीं दूर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, मुझे और भी काफी मौके मिलेंगे उन्हें क्रश करने के। ये सब सुनकर डांसो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर बीबी नोकी काफी शौक हो जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बीबी नोकी डर के मारे वहाँ से भाग रहा होता है, पर तभी उसका पैर एक तारों पर आ जाता है, जिसके कारण से वो नीचे गिर जाता है। वो तार वहाँ पर और किसी ने नहीं बल्कि वंदना ने लगाई थी। तभी वहाँ पर डांसो आ जाता है, जिसे देखकर बीबी नोकी डर जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे कुछ भी मत करना, हम लोग दोस्त जो हैं। तो डांसो अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर हमला करता है, पर वो उसे मारता नहीं है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता हूँ, पर अगर मेरे दोस्तों के पास आओगे तो अगली बार तुम्हें मैं काट दूंगा। ऐसा बोलने के बाद डांसो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर इन सभी चीजों को वंदना भी देख रही थी। वो मन में कहने लगती है कि मैं बीबी नोकी को खत्म करना चाहती थी, जिससे कि आगे के लिए रुकावट न बन सके। ऐसा बोलने के बाद वो बीबी नोकी को खत्म करने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जो कि बीबी नोकी को लेकर चले जाते हैं। वहीं पर उन लोगों को देखकर वंदना कहती है कि ये लोग तो फैंटम्स हैं, ये लोग तो मिमिको के अंडर काम करते हैं। तभी वहाँ पर एक कौवा आ जाता है एक मैसेज लेकर। उसे देखकर वंदना कहती है ओह मार्लेफिस। मार्लेफिस वही है जो कि उसकी पार्टी में एक प्रीस्टेस थी। वो कहती है कि इन लोगों के लिए मुझे बुरा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मेरे मास्टर ने कहा था कि इन्हें मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो चलो अब मुझे कर्ट के होम टाउन में जाना चाहिए। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग को एक मैजिक सर्कल के अंदर एक लेडी को दिखाया जाता है और शायद से ये क्वीन है। इसके बाद हमें अब सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डांसो और कंस को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि कर्ट ने 3 दिनों के अंदर ही वहाँ पर एक लग्जरी एटेलियर को तैयार कर दिया है। वो लोग तो ये भी देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि इतनी जल्दी वहाँ पर पेड़ भी उग गए हैं और उन पेड़ों के ऊपर तो फ्रूट्स भी लग चुके हैं। अगले सीन में कर्ट अब उन लोगों को अंदर का पूरा टूर देता है। वो सभी लोगों को वहाँ की एंट्रेंस दिखाता है, बेसमेंट फ्लोर भी दिखाता है और अलग अलग रूम भी दिखाता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये जगह तो काफी ज्यादा बड़ी है। कर्ट अब उन लोगों को एक जगह दिखाते हुए कहता है कि यहाँ पर इस जगह का पानी बनता है। यूलिशिया वहाँ की एक डिवाइस को देखकर कहती है कि आखिर ये क्या है। तो कर्ट कहता है कि मैंने मैजिक क्रिस्टल का यूज करके मोशन इंजन बनाया है, जिससे वाटर जनरेट होएगा। कर्ट अब इसी तरीके से अलग अलग चीजें भी समझाने लगता है, पर किसी को समझ ही नहीं आ रही होती है। उनके लिए वो चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसके बाद कर्ट सभी लोगों को उनके कमरे भी दिखाता है, जिसके अंदर वो सभी लोग सो सकते हैं। सभी लोग इतने ज्यादा बड़े बड़े रूम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि यहाँ के जो बेड हैं वो काफी ज्यादा मुलायम हैं। तो कर्ट उन लोगों को बताता है कि उसने इन बेड को ग्रिफिन के फेदर को यूज करके बनाया है, इस वजह से ये सभी जितने भी बेड हैं ये काफी ज्यादा मुलायम हैं। अगले सीन में कर्ट अब उन लोग को एटेले मिस्टर के रूम के अंदर भी लेकर आ जाता है, यानी कि ऑफिस के अंदर। वो जगह भी काफी ज्यादा बड़ी होती है। कर्ट अब यूलिशिया से कहता है कि वैसे ये बताओ कि एटेले मिस्टर कब आएगा। तो यूलिशिया उसे कुछ बता नहीं पाती है। वो उसे झूठ बोल देती है और कहती है कि वो इस समय पर काफी ज्यादा बिजी है, तो शायद से उसे आने में थोड़े और समय लग जाएगा। तो कर्ट भी कहते ठीक है, जिसके बाद यूलिशिया अब बात को टाल देती है। वो अब कर्ट से कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आखिरकार कर्ट तुम्हारा रूम कहाँ पर है, तुम कहाँ पर सोओगे। तो कर्ट कहते हैं कि क्योंकि मुझे इस जगह के सारे काम करने हैं, तो मुझे लगा कि किचन की साइड में जो एक ब्रेक एरिया है मैं वहीं पर ही सो जाऊंगा। जो सुनकर सभी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, क्यों ना तुम इसी रूम को यूज कर लो। तो कर्ट कहते हैं कि लेकिन ये तो एटेले मिस्टर का रूम है। तो वो सभी लोग अब कर्ट को पूरा 2 घंटा समझाते हैं कि जिससे कि कर्ट इसी रूम के अंदर सोए। इतना ज्यादा समझाने के बाद कर्ट अब मान जाता है और कहते हैं ठीक है, मैं इस जगह पर सो जाऊंगा, पर एक केयर टेकर होने के तौर पर, और जब एटेले मिस्टर आ जाएगा तो मैं इस जगह को छोड़कर चला जाऊंगा। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है, जिसके बाद यूलिशिया कर्ट के पास आ जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम इस पूरे मेंशन के ऊपर एक ऐसा बैरियर लगा सकते हो जिससे कि कर्सेस ना लग पाए। तो कर्ट कहते हैं नहीं, बैरियर लगा पाना मेरे लिए मुश्किल है। तो यूलिशिया कहती है ठीक है। इसके बाद यूलिशिया अब जाती है और वो उन पूरे टेलिस्मेंट को पूरी जगह पर लगा देती
जाती है जो कि मिमिको ने उसे दिया था। और अब क्योंकि ये टेलिस्मेंट पूरे मेंशन के ऊपर लगे हैं, कोई भी अब इन टेलिस्मेंट की वजह से इन घर के ऊपर कर्सेस नहीं लगा पाएगा। हम लोग अब देखते हैं कि यूलिशिया इन टेलिस्मेंट्स को पूरी जगह पर लगा देती है, साथ में वो लीज़ेलोट के रूम में भी इन्हें काफी ज्यादा लगा देती है जिससे कि लीज़ेलोट सेफ रहे। वो अब रूम पर टेलिस्मेंट लगाई रही होती है, पर तभी लीज़ेलोट वहां पर आ जाती है और कहती है कि क्या यहाँ पर कर्ट है, जिस पर यूलिशिया कहती है नहीं, कर्ट नहीं हूँ, मैं हूँ। वो उसे कहने लगती है कि वैसे तुम कर्ट का वेट क्यों कर रही हो, जिस पर लीज़ेलोट कहती है कि ये मत कहना कि तुम जेलस हो रही हो। तो यूलिशिया भी शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद हमें अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कर्ट खाना तैयार कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर लीज़ेलोट आ जाती है जिसने कुछ ज्यादा ही थोड़े से अच्छे कपड़े पहने हुए थे और अब वो कर्ट को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, जो देखकर यूलिशिया काफी गुस्से में आ जाती है और वो उसे कहती है कि आखिरकार तुम कर्ट के सामने ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हो। वही कर्ट कहता है कि मुझे भी ये ड्रेस थोड़ी अजीब लगी, पर लीज़ेलोट ने कहा कि ऐसी ड्रेस उसके घर में कॉमन होती है। तो यूलिशिया कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसके बाद हम लोग अब कर्ट को देखते हैं जो कि वापस से किचन में जाकर काम करने लगता है। कर्ट को काम करता हुआ देख यूलिशिया काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वो कहने लगती है कि कर्ट तो बिल्कुल एक परफेक्ट हाउसवाइफ की तरह है, काश मैं उसे अपनी वाइफ बना पाती। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अब कर्ट के बनाए हुआ खाने को खा रहे होते हैं। उन सभी लोगों को वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। कर्ट से कहने लगता है कि ये खाना कुछ ज्यादा टेस्टी है। मुझे ये जानकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि ऐसा खाना हम लोग रोज रोज अब सुबह सुबह खा पाएंगे। तभी यूलिशिया अब नोटिस करती है कि यहाँ पर कर्ट होता ही नहीं है। वो कहती है कि कर्ट कहाँ गया, तो लीज़ेलोट उसे बताती है कि कर्ट सफाई करने के लिए गया है। वो कह रहा था कि पूरे मेंशन के ऊपर कोई चीज लगी है, वो उसे उतारने के लिए जा रहा है। ये सुनने के बाद यूलिशिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से कर्ट को ढूंढने के लिए जाती है। उसे लग रहा होता है कि कर्ट ने वो टेलिस्मेंट को उतार दिया जो कि उसने मेंशन के ऊपर लगाए थे। जैसे वो वहां पर जाती है, वो अब देखती है कि कर्ट तो यूलिशिया के रूम के ऊपर से वही टेलिस्मेंट को उतार रहा है। कर्ट ने इसी तरीके से पूरे मेंशन के सभी टेलिस्मेंट को उतार दिया है। ये देखकर यूलिशिया काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। वहीं पर कर्ट अब उसे पूछने लगता है कि आखिरकार ये सभी क्या चीजें थी। तो यूलिशिया कहती है कि शायद से ये कुछ क्रिएचर्स का काम है जो कि शायद से लीज़ेलोट की अटेंशन पाना चाहते थे। जो सुनकर कर्ट कहते हैं, ओह ये लोग तो काफी ज्यादा अजीब हैं, हमें इसके बारे में लीज़ेलोट को बता देना चाहिए जिससे कि वो सतर्क रहे। वहीं पर अब यूलिशिया अपने मन में कहने लगती है कि अब आखिरकार मैं क्या करूं, मैं इतने समय से कर्ट से छुपा रही थी कि लीज़ेलोट के पीछे कुछ असैसिन्स पड़े हुए हैं। अब तो मेरे पास ये टेलिस्मेंट भी नहीं है और अब मिमिको को आने में भी थोड़े बहुत दिन लगेंगे। इस वजह से मुझे और भी ज्यादा टेलिस्मेंट नहीं मिलेंगे जिससे कि मैं लीज़ेलोट को प्रोटेक्ट कर सकूं। इसका ये मतलब है कि जब तक मिमिको वापस नहीं आती है तब तक के लिए मुझे लीज़ेलोट को प्रोटेक्ट रखना होगा। क्या ऐसा मैं कर भी पाऊंगी या फिर नहीं? साथ में मुझे ऐसा करना होगा जिससे कि कर्ट को इन सब की कोई भी भनक ना मिले। काफी ज्यादा काम है, क्या मैं कर भी पाऊंगी या फिर नहीं, मुझे इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होते हैं। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा और क्योंकि ये एक ऑनगोइंग एनिमे है तो इस एनिमे के सिर्फ इतने ही एपिसोड आए हैं। जैसे ही और भी ज्यादा एपिसोड्स आएंगे तुम लोग को इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। और अगर उन एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।